हाय एवरीवन। तो फाइनली जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कंप्लीट कंप्यूटर का जो जीके जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पूरे यहाँ पे डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं। ये वन शॉट वीडियो नहीं होगा, ये पूरा सिलेक्शन शॉट वीडियो होगा, है ना। इसको ऐसा लिखने का मेजर रीजन भी है, जब कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो थोड़ा सा अब ये वीडियो जो है लंबा होने वाले हैं क्योंकि कंप्लीट कंप्यूटर को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जैसा क्वेश्चन सीएपीएफ पे पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन आ रहे हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसको भी कवर करेंगे। प्लस उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी क्या हो रहा है, अगर थोड़ा सा एनालिसिस किए होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जा रहे हैं ना, तो पहले 2 साल को अगर देखोगे, जैसे कि 2025 का अगर देखोगे, तो 2025 में टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे कंप्यूटर सेक्शन से। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा, ठीक है, और कैसे इसको अप्रोच करना ये भी बताऊंगा। पूरा कंप्लीट होने वाले हैं और इधर उधर वीडियो देखने की भी जरूरत यहाँ से नहीं होगा अगर इसको कवर कर लोगे तो जो 2025 है, तो एक्चुअल में ना यहाँ से जो है 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर 2024 को अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर जो है 1 साल यहाँ पे गैप देखने को मिला, उसके प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से एक जो अनुमान यहाँ पे लगा सकते हो कि अगर मेरा पर्सनली अगर देखोगे तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी जो है कंप्यूटर का सेक्शंस को एटलीस्ट जो है 10 क्वेश्चन तक यहाँ लेके जाएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। अब देखो इसका अपोजिट भी हो सकता है कि 10 क्वेश्चन के जगह एक भी क्वेश्चन ना पूछे, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जिस तरीके के क्वेश्चन और जिस तरीके के अदर जितना भी एग्जाम हो रहे हैं यूपीएससी का, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो चाहे सीडीएस का हो, इन सब चीज को भी एनालिसिस किया है ना, एनालिसिस कर चुके हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा धीरे से ना इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये तो मेरा ओवरव्यू हो गया। और सबसे पहले अब थोड़ा सा स्टार्ट करते इंटर करते हैं यहाँ पे। और देखो ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और क्वेश्चन इसमें से जब एनालिसिस किए तो 2-3 टाइप के जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ पे आ रहे हैं, रिपीटेटिव वे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। पहला टाइप के अगर क्वेश्चंस को देखोगे, ये दोनों क्वेश्चन जो है 2025 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 80 क्वेश्चन नंबर रहे हैं, सेट ए में है ये। तो ये जो क्वेश्चंस को अगर देखोगे तो पूरा क्वेश्चन जो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल दिए गए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल के साथ थोड़ा सा यहाँ पे फैक्चुअल्स की तरफ गए हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रास्टर डाटा फॉर्मेट इज आर करेक्ट। तो रास्टर डाटा फॉर्मेट को पढ़ने से पहले उसके बारे में जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हमें पता होना चाहिए, पहले बात। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड स्टेटमेंट है कि रिलेशनशिप बिटवीन सेल साइज एंड द नंबर ऑफ सेल इज एक्सप्रेस एज अ रिजोल्यूशन ऑफ रास्टर। तो यहाँ से एक चीज समझ आ रहा है कि कोई भी टॉपिक को जब कवर करेंगे तो उसके जो सब टॉपिक है वो भी हमें कवर करना पड़ेगा, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे, है ना। एक ये टाइप हो गया जो कॉन्सेप्चुअल टाइप थोड़ा सा, प्लस जो मेन हेडिंग है, तो मेन हेडिंग का जो सब हेडिंग है ना, अब सब हेडिंग का इतना कवर नहीं करना है जो कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो जाए, उतना भी हमें नहीं कवर करना है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग कवर करना है यहाँ पे, ये समझ आ गया। उसके बाद सेकेंड जो पूछे गए थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन आएगा। एनालिटिकल इन द सेंस कि जैसे अभी जो है जीआईएस कवर करते हैं, ठीक है। अब जीआईएस में ये टॉपिक को थोड़ा यहाँ पे कवर करेंगे, लेकिन इसका अगर मतलब हमें पता है, अगर इसका मतलब पता है, जो ऑप्शन दिए गए कि डाटा क्या होता है, हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, है ना, फिर पीपल यहाँ पे लिखे गए हैं, तो यहाँ पे अपने से यहाँ पे एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। थोड़ा सा सीएपीएफ में ना इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं एक्चुअल में। और क्वेश्चन देखते हैं, ये दोनों भी 2025 के ही क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे ये तो बस वो गोल भाटा टाइप वाले क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो कवर ऐसे ही कर लेंगे। इसमें पूछे हैं कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज ओल्डेस्ट, ठीक है। तो जब हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कवर करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये समझ आ जाएगा। तो ये पैटर्न मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मेजर टाइप है ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में हमें टारगेट क्या करना है, एमसीक्यू को सॉल्व करना है, ये हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट यहाँ पे पढ़ना नहीं है और नहीं रेंडमली हमें पढ़ना है, पढ़ना तो है लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, और एग्जाम में पूरा आ जाए, मतलब यहाँ से क्वेश्चन छप ही जाए, और यहाँ से क्वेश्चन न छपे तो एटलीस्ट कॉन्सेप्ट तो पता हो,
और कॉन्सेप्ट पता होगा तो इलिमिनेशंस करके और कुछ भी तरीके से आंसर आ जाते हैं। तो ऐसे हमें प्रिपेयर करना है कि डायरेक्टली एमसीक्यू या फिर जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो वहां से क्वेश्चन बन जाए, इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाए, ऐसा हमारा जो है टारगेट रहता है। फिर ये भी एक और क्वेश्चन आया था जिसमें से बोले हैं कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज ए एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसमें से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पे एप्लीकेशन बताना है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया और रजिस्टर हो गया। अब ये सब कहाँ से पता चलेगा, जब ये इसका जो टर्म लिखे गए हैं ना, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आर्टिफिशियल के बारे में कवर नहीं करेंगे, लेकिन आर्टिफिशियल तो हमें पता है कि एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो जो है क्वेश्चंस कहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो ओवरव्यू मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूँ ताकि आगे जब कवर करेंगे, मैं तो पूरा पीपीटी को कंटेंट का जो है पूरे को प्रिपेयर करके यहाँ पे रखा हूँ, इसलिए यहाँ पे पूरा कंटेंट को बना के लाए हूँ। चाहूँ तो थोड़ा सा इस तरीके से लिख लिख के जो है कवर कर ले, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक तो लंबा बन जाएगा वीडियो, प्लस जो है अल्टीमेटली रिवाइज किसको करोगे। मेजर दिक्कत यहीं पे आता है कि रिवीजन कहाँ से करोगे। वीडियो को देख लोगे है ना, देखने के बाद अपने पास पढ़ने के लिए कुछ तो होना चाहिए, ये एक्सपीरियंस है थोड़ा, है ना। मैं जब शुरू में जब स्टार्टिंग फेज में था तो ऐसे ही करता था, वीडियो देख लिए, अब वीडियो देखने के बाद हमारे पास है ही नहीं कुछ पढ़ने को, बस वो जो वीडियो देख लिए वही बस माइंड में है, और वो भी पूरा नहीं छपता माइंड में। तो बार बार रिवीजन कर लिए, इस तरीके से जो है पूरा कंटेंट प्रिपेयर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाले हैं। और ये जो पैटर्न को ना थोड़ा सा समझेंगे तो कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ना, और थोड़ा सा स्ट्रांग में ओपिनियन दूं तो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं वो बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़ा सा एनालिटिकल जा रहे हैं, और एनालिटिकल के साथ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो उसमें थोड़ा जोर दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिस्क नहीं लेना यहाँ पे, है ना। अगर क्वेश्चंस को भी बढ़ा दे तब भी यहाँ पे क्वेश्चंस हैंडल हो जाए यहाँ से, इस तरीके से। तो हम लोग पूरे को यहाँ पे कवर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल भी कवर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल के साथ फैक्चुअल भी कवर करेंगे, और एनालिटिकल भी कवर करेंगे, ताकि जितना भी क्वेश्चन आ जाए एटलीस्ट बन जाए, सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलो। तो ये एनालिसिस भी कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, इसी तरीके से जो है स्पेशली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओवरऑल हम लोग इस पूरे क्लास में कवर क्या करने वाले हैं, क्योंकि पूरा वन शॉट वीडियो होगा, है ना, पूरे को कवर करना है यहाँ पे। पूरे जो चैप्टर रहेगा, इस चैप्टर को मैं 5 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, क्योंकि हम लोग स्पेशली सीएपीएफ एसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और अदर एग्जाम का तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो बाकी सीडीएस वीडीएस का तो हो ही जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे जो इसमें जो पूरा ओवरऑल हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो एक टोटल में 5 चैप्टर्स में इसको जो है डिवाइड किए हैं। पहला कवर करेंगे बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, सेकेंड कवर करेंगे हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर को देखेंगे, फिर एल्गोरिदम के बारे में बात करेंगे, कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड एब्रीवेशंस, यहाँ से आता है क्वेश्चन। ठीक है, उसी के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये जो हिस्ट्री वाले हैं फंडामेंटल कंप्यूटर है। इवन ये जो 5 हम लोग क्लास करेंगे ना, 5 पूरा चैप्टर को डिवाइड करके कवर करेंगे, पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। बाकी अदर को नहीं, वो उसको अगर कवर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, उतने में हमें नहीं जाना है। हमारा सीधा टारगेट है कि जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाए, बस। ये पूरा जो है 5 चैप्टर है, और ये 5 चैप्टर, एक चैप्टर भी जो है 10-10 चैप्टर के बराबर है, क्योंकि थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक होता है, तो हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ कवर करते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि आगे जो है पूरे क्लास को यहाँ पे कवर करेंगे, और पता ही नहीं है कि कैसे क्वेश्चन से एक्चुअली पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी। तो ये तो कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेरे को शेयर भी करना था, इसीलिए जो है इसको कवर किए। बाकी सब यूजफुल इन्फॉर्मेशन ही बताए हूँ, रैंडमली कुछ भी यहाँ पे बात नहीं किए हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन ही बताएं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर के साथ, बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। पहले जो है हिस्ट्री कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री कवर करने से पहले भी तो हमें कुछ बेसिक्स पता हो, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर होते क्या हैं, कौन कौन से इसका पार्ट्स होते हैं। और ये क्लास पूरा बेसिक से एडवांस होने वाले हैं, तो जिसको भी कंप्यूटर लेना हो यहाँ से देख लेना, यहाँ से पता चल जाएगा कि किसको अगर असेंबल कराना हो तो कौन से पार्ट को यहाँ पे असेंबल कराना है, इस तरीके से। चलो स्टार्ट करते बेसिक्स फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। देखो एक्चुअल में कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर में मेजरली हम लोग करते क्या हैं,
इसके रेस्पेक्ट में बात करें है ना, अब लेमन लैंग्वेज में यहाँ पे नहीं चलने वाला है कि कंप्यूटर में पीपीटी बनाते हैं, क्लास लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, लेते नहीं। हमें कवर करना है थोड़ा सा टेक्निकल वे में, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसा अब आंसर नहीं आना चाहिए। और हमें जो है कंप्यूटर के बारे में जो पता होता है वो रीजनल लेवल में पता है, टेक्निकल लेवल में पता नहीं होता। बल्कि लगेगा कि कंप्यूटर हमें तो सब पता है, इसको ऐसा बोलते हैं ये, लेकिन जब टेक्निकल में जाएंगे ना तो कुछ नहीं पता होता है। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो जो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर एक्चुअल में होता क्या है? कंप्यूटर में टोटल 3 ही कंपोनेंट होते हैं। अगर थोड़ा सा बता दूं यहीं पे, तो 3 ही कंपोनेंट होते हैं। एक जो होता है इसका मेन सेंटर सीपीयू होते हैं, जिसे ब्रेन भी बोले जाते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सब काम जो होता है वो यहीं से होते हैं। ठीक है, मॉनिटर तो अदर थिंग हो गए, वो आउटपुट रेशियो में आ जाएगा। लेकिन जो कंप्यूटर है उसमें 3 ही सेगमेंट अधिकतर देखने को मिलते हैं और होते ही वही हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सेकेंड जो होता है इनपुट, और जो थर्ड कैटेगरी होते हैं उसको बोले जाते हैं आउटपुट। क्योंकि यही 3 मेजर फंक्शन है जिसके थ्रू पूरा कंप्यूटर यहाँ पे रन करते हैं। अब देखो, हमें जो है इनपुट देना है और आउटपुट लेना है, यही तो इसी को तो कंप्यूटर बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे बैठ के, जैसे सामने बैठ के मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, मतलब पेन टैब है मेरे पास। अब पेन टैब क्या है, इसका इनपुट मेथड हो गया कि मैं यहाँ से लिख पा रहा हूँ, तो ये क्या हो गए, इसका इनपुट हो गए। ठीक है, तो मैं इनपुट दे दिया। अब इनपुट देने के बाद जो है सामने वाले से जो स्टूडेंट आप लोग जो है देख रहे होंगे, तो उसका आउटपुट निकल के आ रहे हैं। और इन सब को हैंडल किसके द्वारा किए जा रहे हैं? सीपीयू के द्वारा। क्योंकि अल्टीमेटली जो है पीपीटी रन हो रहे हैं, है ना, वेब कैम में जो है रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसको किसके द्वारा रन किए जा रहे हैं? सीपीयू के द्वारा, जो कि बगल में है। ठीक है, तो सीपीयू के द्वारा ही हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो कंप्यूटर होते हैं इसमें 3 ही सेगमेंट होते हैं। सीपीयू होता है, सीपीयू के साथ जो है इनपुट देते हैं, है ना, जैसे हम लोग इनपुट देते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आउटपुट आ जाते हैं। इसका जो है लैटिन वर्ड जो है यहाँ पे कंप्यूट से बना हुआ है। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे होता है कैलकुलेट करना। ठीक है, टू कैलकुलेट, और इसका हिंदी मीनिंग होता है संगणक। ठीक है, संगणक जो है इसका हिंदी मीनिंग होता है, और इसे एज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन की तरह भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही वही होता है ना कि इनपुट को एक्सेस करना। और जिस तरीके से इनपुट मिल रहे हैं, इनपुट जिस तरीके से मिल रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पे पेन टैब में लिख रहा हूँ, तो जिस तरीके से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग मेरे को आउटपुट भी मिल रहा है। तो ये सब काम किए जाते हैं कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। और इसमें जब आउटपुट देते हैं तो 2 फॉर्म में आउटपुट दिए जाते हैं। एक फॉर्म को बोले जाते हैं इंस्ट्रक्शंस, और दूसरे फॉर्म को बोले जाते हैं यहाँ पे हार्डवेयर। जैसे कि इंस्ट्रक्शंस मतलब क्या होता है कि कमांड दैट टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। समझ पा रहे हो? आउटपुट देखो, इनपुट दे रहे हो, अब इनपुट दे रहे हो मतलब सीधी सी बात है इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। अब ये इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, तो मैं जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ तो लिखने का इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे टाइपिंग करता तो टाइपिंग का इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, अब किसको इंस्ट्रक्शंस मिलेगा? जो सॉफ्टवेयर है जहाँ पे मैं पूरा यहाँ पे रन कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे पावर पॉइंट रन हो रहा है, तो उसको जो है कि इनपुट मिल रहा है। अब इनपुट को कन्वर्ट किए जाएंगे हार्डवेयर के द्वारा, मतलब ये फिजिकल पार्ट होता है जहाँ पे वी कैन टच और फील, ये जो है हार्डवेयर है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि मैं इनपुट दूंगा तो किसके थ्रू इनपुट दूंगा? एक तो बोल के दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लिखना भी पड़ेगा। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग लिखते हैं उसको बोले जाते हैं हार्डवेयर। एक होता है सॉफ्टवेयर और एक को बोले जाते हैं हार्डवेयर। दिख रहे हैं ना यहाँ पे, छिप थोड़ा ना रही है। चलो, एक को यहाँ पे बोले जाते हैं हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मतलब होता है जो इंटरनली प्रेजेंट है। ठीक है, और हार्डवेयर क्या होता है? जो कि आउटपुट देते हैं, या फिर जो कि एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हार्डवेयर होता है एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। जैसे कि ये पेन टेप है, अब ये पेन टेप में मैं क्या कर पा रहा हूँ? मैं लिख पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? हार्डवेयर है। लेकिन जिस फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, किस में लिख रहा हूँ? मैं पीपीटी में लिख रहा हूँ, तो पीपीटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में दोनों में डिफरेंस होते हैं। लेकिन जब हम लोग एज अ इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई भी चीज़ को, तो हम लोग एज अ डाटा के फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, तो लिख रहा हूँ तो सबसे पहली बात तो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। इंस्ट्रक्शंस जब दे रहा हूँ तो डाटा के फॉर्म में होते हैं, जो कि एक रॉ फैक्ट में होते हैं। मतलब चाहो तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, और ना चाहो तो इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ। तो डाटा जो हम लोग बोलते हैं ना बार बार, तो ये एज अ रॉ फैक्ट में होते हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, तो थोड़ा सा हल्के में नहीं लेना है अगर मार्क्स से चाहो तो। क्योंकि मोस्टली एस्पिरेंट क्या करेंगे कि यहाँ से तो क्वेश्चन ही नहीं आता। ऐसा बोलते हैं कि मान लो 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये तो बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं,
कई ईयर आ रहे हैं, कोई साल आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, कोई साल जो है ऐसे जा रहे हैं कि कहीं पे आ रहे हैं, कोई ईयर जो है क्वेश्चन ही नहीं पूछे जा रहे, तो इसको सीधी सी बात है छोड़ देते हैं। लेकिन अगर जो स्टूडेंट इसको करके जा रहे हैं, मतलब पूरा प्रिपरेशन करके जा रहे हैं कंप्यूटर को, वो तो एडवांटेजेस में होगा। और यहाँ से तो मार्क्स बनना ही बनना है, कैलकुलेट तो होना ही होना है, ठीक है। इंटरव्यू का भी कैलकुलेट होगा, इंटरव्यू के बाद जो ये हम लोग रिटेन लिखेंगे उसका भी कैलकुलेट होगा। तो अल्टीमेटली जो लोग इस तरीके के जो हैं सोच के जा रहे हैं कि ये यहाँ से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ से जो है हमें उतना ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलता, तो ये मेरिट जब आएगा ना तब बताएगा ही कि किसको आउटपुट मिलता है किसको नहीं। तो अभी थोड़ा सा टाइम, मैं इसलिए ये बात को बोल रहा हूँ क्योंकि सब चीज़ थोड़ा सा जिस तरीके से जो है हमारा जैसे गलती हुआ है तो ये गलती ना हो, ठीक है, इस चीज़ का जो है गलती ना हो, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि ये टाइम वेस्ट बस मत हो, ये है ना यार, ये टाइम वेस्ट बस नहीं होना चाहिए। एग्जाम पास में है, डायरेक्टली यहाँ पे वर्दी, कई लोगों का बहुत ज़्यादा सपना भी होता है इस चीज़ का, इसलिए ज़्यादा इमोशनल नहीं करूँगा। चलो फिर आता है नेक्स्ट प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होते हैं, ये ग्रुप ऑफ कलेक्शन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कलेक्शन दे रहा हूँ, सॉरी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ क्या क्या चीज़ का इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ पता है। एक तो मैं लिख रहा हूँ, इसका इंस्ट्रक्शन आ रहा है, वेब कैम के थ्रू जो है मेरा पूरा फेस कैप्चर हो रहा है, ये भी एक क्या हो रहा है, इनपुट ही लिए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये भी तो क्या है, एक इनपुट ही दिए जा रहा है। तो सब चीज़ के यहाँ पे एमलगमेशन हो रहे हैं एक साथ। देखो यहाँ पे मैं लिख भी पा रहा हूँ, वेब कैम के थ्रू फेस भी यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, और उसी के साथ जो ये मैं जो बोल रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड हो रहा है। प्रोग्राम का सिंपल सा मतलब वही होता है कि पूरा जो जितना भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसका जो ग्रुप होते हैं उसको ही बोले जाते हैं प्रोग्राम। फिर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में तो डिफरेंसेस बता भी चुका हूँ। तो जो मैं पहले ही बताया था कि जो कंप्यूटर होता है तो एक्चुअल में इसका 3 ही कंपोनेंट होते हैं। एक पहला जो कंपोनेंट होता है उसको सीपीयू बोलते हैं, सेकंड जो कंपोनेंट होता है उसको इनपुट यूनिट बोलते हैं, और जो थर्ड जो पार्ट्स होते हैं ना उसको यहाँ पे आउटपुट बोले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि 1 बाय 1 करके तीनों पॉइंट को अब डिस्कस करते हैं। सीपीयू को डिस्कस करेंगे, इनपुट को डिस्कस करेंगे, और आउटपुट यूनिट को भी डिस्कस करते हैं। तो जो सीपीयू है इसे जो है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, और इसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोले जाते हैं। जो फैक्चुअल होगा उसको मैं रीड करके चला जाऊंगा, ठीक है, और जो कॉन्सेप्चुअल होगा, जो बताने लायक होगा, उसी को कवर करेंगे, जिससे जो है इफिशिएंस बना रहे और इफिशिएंस के साथ वीडियो का लेंथ भी बड़ा ना हो। तो जो सीपीयू होते हैं एक्चुअल में इसको जो है 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं। जो सीपीयू होते हैं, एक कैटेगरी को बोले जाते हैं ALU, एक कैटेगरी को बोले जाते हैं CU, और जो एक कैटेगरी होता है जिसको बोले जाते हैं मेमोरी यूनिट, ठीक है। ALU का सिंपल सा मतलब होता है जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ पे किए जाते हैं। ALU का जो फुल फॉर्म होता है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसको बोले जाते हैं, है ना। अब ध्यान रखना, जो सीपीयू होते हैं तो सीपीयू का टोटल 3 कैटेगरी होते हैं। पहला को बोले जाते हैं ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड को बोले जाते हैं कंट्रोल यूनिट, और यहाँ पे जो थर्ड होते हैं उसको बोले जाते हैं मेमोरी यूनिट। तो जो अरिथमेटिक यूनिट है इसका सिंपल सा काम यही होता है कि जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं, चाहे वो सब्सट्रैक्शन हो, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, यह सब चीज जो है इसी के थ्रू हो जाता है, ALU के थ्रू। फिर नेक्स्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का मतलब यहाँ पे होता है सब चीज को कंट्रोल करना, क्योंकि यहाँ पे इनपुट दिए जा रहे हैं, आउटपुट भी दे रहे हैं, तो उसको बैक में कोई कंट्रोल कर रहा होगा। मैं बोल भी रहा हूँ, है ना, लिख भी रहा हूँ, वेबकैम के थ्रू फेस भी रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसको कोई ना तो ऐसा तो होगा ना कि जिसके द्वारा पूरा हैंडल किए जा रहे हैं कि यहाँ पे लिखना भी हो रहा है ना, वेबकैम भी चल रहे हैं यहाँ पे, उसी के साथ यहाँ पे मैं बोल भी रहा हूँ, तो उसको बोले जाते हैं कंट्रोल यूनिट, जिसके द्वारा पूरे को यहाँ पे कंट्रोल किए जाते हैं। इसलिए इसको जो है नर्वस सिस्टम बोले जाते हैं कंप्यूटर का। जिस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम क्या काम करते हैं, पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम, रिफ्लेक्स आर्क बायोलॉजी में कवर करते हैं, जिसमें से अगर जो है आग में अगर हाथ चले जाए तो डायरेक्टली हाथ जो है हट जाता है। क्यों हट जाता है? क्योंकि ये कंट्रोल हो रहा है, प्रॉपर कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो जो कंट्रोल यूनिट है, और इसका सिंपल सा वही मतलब होता है कि कंट्रोल करना, पूरे जो सिस्टम है उसको मैनेज भी किए जाते हैं, डाटा को ट्रांसफर भी किए जा रहे हैं। वही तो हो रहा है ना कि ट्रांसफर करो, डाटा ट्रांसफर करोगे, तो ये सब मैनेजमेंट का ही पार्ट है ना। सीपीयू एंड मेमोरी में डाटा को ट्रांसफर करना, सीपीयू और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उसमें डाटा को ट्रांसफर करना, ये सब कंट्रोल यूनिट का ही पार्ट होता है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है वो है मेमोरी यूनिट। अब देखो ये जो मेमोरी यूनिट है ना, एक्चुअली ये जो है कई तरीके के मेमोरी यूनिट होते हैं।
प्राइमरी मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी यूनिट, इस तरीके से भी होते हैं। इसका टाइप्स भी यहाँ पे डिफरेंट होते हैं, जैसे कि SSD हो गया, HDD हो गया, SD कार्ड हो गया, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जो है मेमोरी यूनिट यहाँ पे होते हैं। और इसका सिंपल सा काम होता है, ये लिखा भी हुआ है मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाए, इंस्ट्रक्शंस हो गया या फिर कोई रिजल्ट देना हो गया, कहीं पे अगर डाटा स्टोर है तो उसको एब्स्ट्रैक्ट करना, उस डाटा को जो है यूटिलाइज करना, ये सब मेमोरी यूनिट का ही काम होता है। और ये वर्किंग एरिया होता है कंप्यूटर का, जैसे कि यहाँ पे रनिंग में है, कंप्यूटर रनिंग में है। अगर मैं जो है कहीं पे इमेजेस ला रहा हूँ तो इमेजेस एक्चुअली में है कहाँ, अगर ये क्लास चल रहा है, अगर मेरे को कोई इमेज यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है तो जैसे कि यहाँ पे SSD है, तो SSD में डाटा पूरा सेव है, ठीक है। अब ये SSD में पूरा डाटा सेव है, मतलब ये मेमोरी का एग्जांपल हो गया। और इसमें से अगर मैं डाटा को सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, मतलब SSD रनिंग में है, तभी तो डाटा यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इसे जो है प्राइमरी, मेन या फिर इंटरनल मेमोरी, कई तरीके से जो है इसमें नाम जाने जाते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर देखोगे मेमोरी को, तो मेमोरी जो है एक इनपुट यूनिट देते हैं और एक होता है आउटपुट यूनिट देते हैं, जो मेमोरी यूनिट होता है। इनपुट यूनिट में सीधा सा जो डाटा हो गया, वो जो इंस्ट्रक्शंस हो गया, जैसे कि हम लोग यहाँ पे टाइपिंग करेंगे, ये सब किस में जाएगा, एक्चुअल में इनपुट यूनिट में जाएगा। इनपुट में इसमें ना नाम बस डिफरेंट किए जाते हैं और कंफ्यूज इसी में करते हैं। यहाँ पे जैसे कि यूनिट यूनिट करके जो है कंफ्यूज कर रहे हैं, लेकिन आगे पार्ट को देख लो, इनपुट। कुछ एग्जाम्पल जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट मतलब सीधी सी बात है, जो कि हमें आउटपुट के फॉर्म में दे रहे हैं। अब ये आउटपुट के फॉर्म में कई तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि एक हो गया मॉनिटर, तो मॉनिटर से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। फिर एक होता है प्रिंटर, क्योंकि प्रिंट करेंगे तो प्रिंट करने के बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट निकलेगा, जो भी पेपर्स निकलेगा, वो तो हमें आउटपुट दे रहे हैं ना, है ना। जैसे हम लोग इनपुट देंगे उसी तरीके से जो है हमें आउटपुट मिलेगा। तो मेजरली जो है दो यहाँ पे होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक को बोले जाते हैं सॉफ्ट कॉपी, है ना, एक को बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, और सेकेंड को बोलते हैं हम लोग हार्ड कॉपी। जो मॉनिटर में जितना भी डिस्प्ले होगा उसको सॉफ्ट कॉपी बोले जाते हैं, और जितना भी प्रिंटर से जो है हमें इंस्ट्रक्शंस के फॉर्म में निकल के आएगा उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन समझ चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और थोड़ा सा टाइप्स कंप्यूटर का डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में कितने टाइप्स के होते हैं कंप्यूटर। तो ब्रॉडली अगर देखोगे तो टोटल जो है 3 टाइप के होते हैं पूरे कंप्यूटर सिस्टम का अगर बात करें तो। एक कंप्यूटर को बोले जाते हैं जो कि है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। इसी के बाद जो सेकेंड कैटेगरी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। और मोस्टली जितना 8% जो मॉडर्न डे में जो चल रहा है ना कंप्यूटर, वो सब डिजिटल कंप्यूटर का ही रोल प्ले होता है। फिर जो है थर्ड कैटेगरी का होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये टोटल यहाँ पे 3 टाइप के ही यहाँ पे कंप्यूटर होते हैं। पहला को बोले जाओगे एनालॉग कंप्यूटर, सेकेंड होता है डिजिटल कंप्यूटर, और थर्ड होते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर है थोड़ा सा ये ओल्डर वर्जन है, जो कि कंटिन्यूस डाटा यहाँ पे भी फ्लो होते हैं। लेकिन डिजिटल अगर देखोगे तो थोड़ा सा 8% वाले हैं। और डिजिटल में एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये है कि जैसे कि हम लोग टाइपिंग करते हैं, तो जिस तरीके से हम लोग टाइपिंग कर रहे हैं ना, तो वो लैंग्वेज जो है कंप्यूटर में जाके चेंज हो जाते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम में जो चलते हैं वो बाइनरी लैंग्वेज चलते हैं, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, जो कि 0 से 1 के बीच होते हैं। तो जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ पे ए यूज़ कर रहे हैं, अगर मैं टाइपिंग करूँ ए का, तो कंप्यूटर इसको ए के फॉर्म में एक्सेस नहीं करेगा, इसको जो है बाइनरी नंबर के फॉर्म में एक्सेस करेगा, जो कि 0 से यहाँ पे 1 के बीच होते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। फिर हाइब्रिड कंप्यूटर, जिसमें से एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का एमलगमेशन होता है। और मोस्टली जो हाइब्रिड कंप्यूटर है, ये जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि हार्ट बीट का अगर जो है एक चलते ही रहता है इस तरीके से, है ना, ये वाला जो साइन देखे होंगे। और उसी के साथ डिफरेंट जितना भी कंप्यूटर सिस्टम अगर देखोगे स्पेशली हॉस्पिटल में, वो पूरा हाइब्रिड के फॉर्म में ही होते हैं। उसी के साथ कोई रिसर्च लैब हो गया, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो एनालॉग थोड़ा सा 1 बाय 1 करके डिटेल में भी कवर करना है हमें, है ना, ओवरव्यू बस नहीं लेना है, डिटेलिंग के साथ कवर करना है। जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं मोस्टली जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, इन सब चीज़ को जो है मेजरमेंट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किए जाते हैं। और जो ये जो क्या करते हैं कि जो फिजिकल वैल्यू होते हैं उसको न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। कौन से कंप्यूटर में? एनालॉग कंप्यूटर में। और इसमें भी जो डाटा का फ्लो होते हैं वो कंटिन्यूस होते ही रहते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर हो गया, वोल्टमीटर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है एनालॉग कंप्यूटर का,
जो कि स्पेशली जो प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, इन सब चीज़ को जो है मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिजिटल कंप्यूटर। ये जो डिजिटल कंप्यूटर है जिसमें से नंबर का यूज़ किए जाते हैं, बाइनरी नंबर का यूज़ किए जाते हैं, और ये जो है डिस्क्रीट फॉर्म में यहाँ पे प्रोसेस किए जाते हैं। फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर, जो कि दोनों का यहाँ पे एमलगमेशन किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कंप्यूटर का सिस्टम जो है केवल 3 ही टाइप के होते हैं, और भी कई इंपॉर्टेंट मेजर टाइप के होते हैं, और उस टाइप में से कुछ ही इंपॉर्टेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आ गए हैं, उसके बारे में कवर करते हैं। तो वो है बेसिस या फिर फंक्शंस, इसके साइज, इसके हिसाब से भी कंप्यूटर को क्लासीफाई किए जा सकते हैं। जिसमें से एक टाइप होता है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है एक्चुअली इसको बिग आयरन के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर का सिंपल सा वही मतलब होता है, ये बहुत ज़्यादा, इसका साइज भी बहुत ज़्यादा होगा, जो प्रोसेसर लगे हुए होंगे वो माइक्रो प्रोसेसर होगा, और मल्टीपल प्रोसेसर के फॉर्म में देखने को मिलेगा। मल्टीपल यूज़र होंगे और मल्टीपल लेयर के फॉर्म में जो है पूरे इस प्रोसेसर को डिज़ाइन किए जाते हैं। लेकिन इतना यहाँ पे डिज़ाइन कर रहे हैं और साइज़ भी बड़ा है, तो सीधी सी बात इसका कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ये तो है ना, समझ सकते हैं, लॉजिक भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइज़ देख रहे हो बहुत ज़्यादा बड़ा है। और स्पेशली साइज से अगर, ठीक है, साइज से अगर नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे प्रोसेसर देख लो, माइक्रो प्रोसेसर है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर है। माइक्रो समझ के ऐसा नहीं समझना है कि यहाँ पे बहुत कम प्रोसेसर लगे हुए हैं, उसका कैपेसिटी कम है, नहीं। माइक्रो का यहाँ पे मतलब होता है स्मॉल वाला कैपिटल, छोटा वाला। अब देखो, जो प्रोसेसर बनते हैं वो प्रोसेसर बड़े भी बना सकते हैं, छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन बड़े और छोटे से ज़्यादा मीनिंग ये रहते हैं कि उसका इफिशिएंट कितना है, क्योंकि बड़े से ज़्यादा भी छोटे कंप्यूटर या फिर छोटे जो माइक्रो प्रोसेसर या फिर प्रोसेसर होते हैं उसका भी इफिशिएंसी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे वेरी हाई प्रोसेसिंग देखने को मिलता है, स्पीड बहुत ज़्यादा होते हैं, कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो जितना भी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हो गए, जैसे कि कंपनीज हो गया, लार्ज कंपनीज हैं, बैंक्स हो गया, डिफेंस रिसर्च हो गया, इन सब चीज़ में मेनली जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है इसका यूज़ किए जाते हैं। सेकेंड आता है मिनी कंप्यूटर। जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं वो कंप्यूटर तो बिल्कुल नहीं है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो कि इसे डेवलप किए गए थे 1965 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो है इसको लॉन्च किए गए थे। और ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर इससे थोड़ा सा यहाँ पे छोटा होता है, ठीक है, लेकिन जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उससे बड़ा होता है। माइक्रो कंप्यूटर अभी डिस्कस करेंगे, है ना, आगे जो है माइक्रो कंप्यूटर के बारे में आएगा। लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है दोनों का बीच होते हैं, ठीक है। एक मेन कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और एक होता है माइक्रो कंप्यूटर। तो इन दोनों के बीच का जो है बजट सफिशिएंट वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वही कि जो बीच का आता है, जो मिडिल पाथ वहाँ पे लेते हैं वो मिनी कंप्यूटर होते हैं। और ये थोड़ा सा यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा ये छोटा होगा, और मेन फ्रेम से थोड़ा सा यहाँ पे छोटा देखने को यहाँ पे मिलता है। और जो माइक्रो कंप्यूटर इससे थोड़ा सा यहाँ पे लार्जर होगा। और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जो मल्टी यूज़र सिस्टम, ये सब नॉर्मल सी बात है, देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स हैं, इस तरीके के भी कंप्यूटर देखने को मिलता है जिसे सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। और ये सुपर कंप्यूटर सबसे लार्जेस्ट, सबसे फास्टेस्ट और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही कंप्यूटर को कंसीडर किए जाते हैं। जैसे कि फेमस एग्जांपल परम 8000, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, यहाँ से एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्योंकि ये जो परम 8000 है ना, सबसे पहले इंडिया का फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर है वो परम ही है। इसे जो है सीडेक के द्वारा लॉन्च किए गए हैं 1991 में, पुणे में जो है इसको लॉन्च किए गए थे। और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है ना, लार्जेस्ट और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव इसी को कंसीडर किए जाते हैं। क्योंकि इसका देखो ना यहाँ पे परफॉर्म मिलियन बिलियन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट मतलब एक स्पीड को कैलकुलेट किए जाते हैं, और पर सेकेंड में मिलियन और बिलियन फ्लोटिंग पॉइंट जा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव तो होगा, नो डाउट, जो फास्टेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे। फिर आता है माइक्रो कंप्यूटर, इसे 1970s में डेवलप किए गए थे, है ना, जो माइक्रो प्रोसेसर के फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं एज ए CPU में। तो नॉर्मली जो यूज़ करते हैं ना, जैसे कि होम हो गया, ऑफिसेस हो गए, है ना, एजुकेशन फील्ड हो गए, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। अब ये माइक्रो प्रोसेसर भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि टैबलेट हो गया, है ना, PDA हो गया, पर्सनल डायरेक्टर असिस्टेंस हो गया, लैपटॉप एंड नोटबुक हो गया, फिर उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूज करेगा कि क्या हम लोग घर में जो यूज़ करते हैं या फिर ऑफिसेस में यूज़ करते हैं वो मिनी कंप्यूटर है या फिर माइक्रो कंप्यूटर है। और इस पहले बात तो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर दोनों यहाँ पे डिफरेंट हो गया। अब यहाँ से आई होप कि समझ आ गया होगा।
तो इसका भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि माइक्रो कंप्यूटर का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस किए हैं। उसमें से एक एग्जाम्पल जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर हो गया। पर्सनल कंप्यूटर जो कि एक मल्टीपर्पज माइक्रो कंप्यूटर की तरह यूज किया जाता है, माइक्रो है, छोटा है एज कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर लाइक सुपर कंप्यूटर और मेनफ्रेम कंप्यूटर। तो जो ये पर्सनल कंप्यूटर है इसे 1981 में जो है बिल्ड किए गए थे, लॉन्च किए गए थे इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स के द्वारा। और ये फर्स्ट जो कंप्यूटर बना है वो इंडिया में लॉन्च होने के बाद और वाइडली यूज भी किए हैं और एक्सेप्टेंस भी मिला है, चाहे वो पर्सनल लेवल में हो चाहे ऑफिस लेवल में हो। फिर नेक्स्ट आते हैं वो है लैपटॉप, नोटबुक। नोटबुक थोड़ा सा यहाँ पे लाइटर होते हैं, ठीक है। नोटबुक और लैपटॉप जिसको कंफ्यूजन होगा किसको बाई करे, तो यहाँ से देख लो, थोड़ा सा बेसिक्स आइडिया लग जाएगा कि जो नोटबुक होते हैं थोड़ा सा लाइटर है, लेकिन लैपटॉप से ज़्यादा एक्सपेंसिव नोटबुक ही होते हैं, ठीक है। स्मॉलर भी है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू लैपटॉप, लेकिन दोनों अपने लेवल में ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल जैसे कि टेबलेट पीसी हो गया। टेबलेट पीसी के साथ जो है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया, जिसे जो है इसे याद रखना, जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट या फिर इसे पाम टॉप के नाम से भी जाने जाते हैं, ये सब एग्जाम्पल है ना। ये सब एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है? माइक्रो कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि बताया हूँ कि थोड़ा सा डीप में कवर करना है, क्वेश्चन आया तो अच्छे से कवर हो जाए। तो जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है इसे टच इनेबल भी होते हैं, मेमोरी कार्ड यहाँ पे भी यूज़ किए जा सकते हैं, और नॉर्मल डे टू डे फिनोमेना जो करते हैं, चाहे वेब ब्राउजिंग हो गया, प्लेयर हो गया, ऑडियो प्लेयर है, वीडियो प्लेयर हो गया, ये सब यहाँ पे आराम से किए जा सकते हैं। तो इस पॉइंट को यहाँ पे याद रखोगे। बाकी ये तो टाइप्स अभी डिस्कस किए, क्योंकि कई तरीके के टाइप यहाँ पे हम लोग कवर कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसी टाइप को कवर किए हैं। तो इतना सब हम लोग कवर कर रहे हैं तो एक चीज देखने को मिल रहा है, क्योंकि टाइप्स है बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर का टाइप्स है, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर के बारे में जाओगे तो उसका स्पीड अलग होगा, क्वालिफिकेशंस अलग होंगे। क्वालिफिकेशन मतलब जो पार्ट्स वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, है ना, उसका स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बात करें कि एक्चुअल में जो कंप्यूटर होते हैं ओवरऑल इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो इसको भी बेसिस वाइज में कवर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि कंप्यूटर का स्पीड क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कि इसका कंप्यूटर का स्पीड जो है पर सेकेंड के हिसाब से मिलियंस में जाते हैं, मिलियंस पॉइंट में यहाँ पे जाते हैं, और इसे कैलकुलेट भी किए जा सकते हैं नैनो सेकेंड के द्वारा। 10⁻⁹ सेकेंड के द्वारा इसको जो है कैलकुलेट भी किया जा सकता है। और मोस्टली जो स्पीड रेंज देखने को मिलता है वो 2 से 4 गीगाहर्ट्ज के आसपास ही देखने को मिलता है। और ये भी पता है कि जो कंप्यूटर होते हैं उसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, चाहे डाटा हो चाहे प्रोग्राम्स हो, उसी के साथ चाहे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किए रहो चाहे फिर मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर किए रहो, चाहे वो एचडीडी के फॉर्म में स्टोर करके रखो हार्ड डिस्क, या फिर एसएसडी के फॉर्म में, या फिर मेमोरी कार्ड चाहे एचडी के फॉर्म में। तो इसमें लेकिन जो एचडी कार्ड जो होते हैं ना वो तो थोड़ा सा स्मॉल होते हैं, है ना, लेकिन जो स्टोरेज देखने को मिलता है कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा स्टोरेज होते हैं, और इसमें जो डाटा लॉस होने के जो चांसेस होते हैं एज कम्पेयर टू अदर इलेक्ट्रॉनिक इसमें कम होते हैं, है ना। एटलीस्ट यहाँ पे जो है डाटा लॉस नहीं होते उतना ज़्यादा। एक्यूरेसी यहाँ पे हाई देखने को मिलता है, लेकिन कई बार कंप्यूटर में भी देखने को मिलता है कि एरर आ गए। ये एरर इसीलिए आता है क्योंकि कहीं पे वायरस आ गया, कंप्यूटर में वायरस घुस गए, या फिर कोई इनपुट हम लोग गलत दे दिए, तो वहाँ से डाटा जो है इनकरेक्ट आ जाते हैं। लेकिन अगर सही से अगर इनपुट दे रहे हो, वायरस वहाँ पे नहीं आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो एक्यूरेसी होता है वो यहीं पे देखने को मिलता है कंप्यूटर में, ठीक है। फिर कंसिस्टेंसी तो है ही है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, जनरल पर्पस मशीन्स हैं, हर चीज़ यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, चाहे नोट मेकिंग हो, चाहे डिज़ाइन हो, चाहे म्यूजिक लिसनिंग हो, हर पॉइंट तो यहाँ पे कर ही सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। और अदर भी फील्ड है जहाँ पे कंप्यूटर का एज अ यूज़ करते हैं, चाहे वो साइंटिफिक रिसर्च हो, चाहे बिजनेस एप्लीकेशंस हो, चाहे इंटरटेनमेंट हो, कम्युनिकेशन मशीन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो ये सब चीज़ में तो कंप्यूटर का एक्चुअल में यूज़ करते ही करते हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो यहाँ तक आई होप ये समझ आ गया कि 3 पार्ट थे टोटल। वो 3 पार्ट में जो है सबसे पहला पार्ट हम लोग डिस्कस किए हैं सीपीयू का। तो जितना भी अभी कुछ एक्स्ट्रा भी डिस्कस किए हैं, तो जो सीपीयू के बारे में डिस्कस किए वो यहीं तक किए। अब जो सेकेंड पार्ट आएगा वो है इनपुट, ठीक है। फिर जो है थर्ड पार्ट आता है आउटपुट। तो सीपीयू तक तो कवर हो चुका है, अब थोड़ा सा कवर कर लेते हैं इनपुट के बारे में। इनपुट क्या होता है सबको पता है, जैसे कि सबसे पहला मेजर एग्जाम्पल जो इनपुट का आता है माउस होता है। ये इनपुट तो है लेकिन ये एग्जाम्पल है हार्डवेयर का, है ना, लिंक हो रहा है ना। हार्डवेयर किसको बोलते हैं बताया हूँ, माउस इनपुट है, लेकिन इनपुट के साथ ये हार्डवेयर भी है।
तो ये जो इनपुट डिवाइस है जो कि इंस्ट्रक्शंस को या फिर ग्राफिक्स को जो है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा जो कंप्यूटर सिस्टम है, मॉनिटर है, उन सब चीज़ को जो है एज अ बेसिक टास्क का परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसे जो है ईगल बर्ड के द्वारा इन्वेंट किए गए थे और इसमें 3 कंपोनेंट ही होते हैं। नॉर्मली सबको पता होता है, लिफ्ट बटन हो गया, राइट बटन हो गया और स्क्रॉल बटन हो गया। लिफ्ट बटन को अगर क्लिक करोगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे पीडीएफ के फॉर्मेट में हो चाहे अदर थिंग्स हो। डबल क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा, जैसे कि कोई पीडीएफ है तो पीडीएफ में डबल क्लिक करोगे ना तो पीडीएफ ओपन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं हो रहा है कुछ। राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो मेनू ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं, और ड्रैग करोगे है ना, सिलेक्ट करके इस तरीके से जो है ड्रैग करोगे तो कॉपी पेस्ट जहाँ पे ड्रैग करना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, वो सब चीज़ यहाँ पे हो जाते हैं माउस के थ्रू। फिर जो सेकंड यहाँ पे एग्जांपल है वो है कीबोर्ड। ये सब इनपुट का ही एग्जांपल है, जिसमें से जो डाटा के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ करते हैं, उसी के साथ यहाँ पे जितना भी नंबर हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, उसका यूज़ करते हैं। टोटल 26 जो अल्फ़ाबेट होते हैं ना, ए से जेड तक, वो सब कीबोर्ड में नॉर्मली देखने को मिलता है। और देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं होते, अल्फ़ाबेट तो होते हैं एक्चुअल में, अल्फ़ाबेट के साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी वैल्यू भी देखने को मिलता है, जो कि 0 से 9 तक होते हैं, जो कि एडिशन हो गया है ना, एडिशन के साथ डिवीज़न हो गया, उसी के साथ डेसिमल की हो गया, सब्सट्रैक्शन, ये सब देखने को मिलता है। साथ में डेसिमल की भी होते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए याद रखना डेसिमल की भी होते हैं। और एक देखे होंगे कंप्यूटर में कि F1, F2, F3 इस तरीके से लिखे होते हैं, इसे फंक्शनल की बोलते हैं। इसे क्या बोले जाते हैं? फंक्शनल की बोलते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कोई स्पेसिफिक टास्क अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। फिर एक होते हैं नेविगेशनल, यहाँ पे की देखने को मिलता है, जैसे कि अप करना हो गया, डाउन करना हो गया, लिफ्ट हो गया, राइट करना हो गया, वहाँ पे देखने को मिलता है। फिर जो है एक कैप लॉक देखने को मिलता है, जैसे कि कोई लेटर है तो लेटर को बड़ा करना है या फिर कैपिटल में लिखना हो तो उसके लिए कैप लॉक होता है ना, टॉगल की भी इसको बोले जाते हैं। फिर नम लॉक भी होता है, टॉगल की, सॉरी हाँ ठीक है। तो ये सब चीज़ होते हैं, ये सब पूरा फंक्शंस हैं जो कि नॉर्मली कीबोर्ड में देखने को मिलता है। कोई इशू यहाँ पे आई होप कि नहीं होना चाहिए। जो इंटर की होते हैं ना, तो इंटर की को एक्चुअल में इसे रिटर्न की भी बोलते हैं, ठीक है। और इंटर की से जैसे कि पैराग्राफ चेंज करना हो गया, लाइनें चेंज करना हो गया, तो यहीं से किए जा सकते हैं। जो टैब की होते हैं ना, टैब की देखे होंगे यहाँ पे, टैब की भी है। तो टैब की क्या, इसे टर्बुलेटर की भी बोलते हैं, जो कि एक डिस्टेंस फॉरवर्ड करने के लिए होता है। एक होता है स्पेस। देखो अगर स्पेस को दबाओगे तो नॉर्मली एक अल्फ़ाबेट, 2 अल्फ़ाबेट, 3 अल्फ़ाबेट इस तरीके से जो है आगे जाएगा। लेकिन अगर सीधा टैब बटन को दबाओगे तो 2-3 अल्फ़ाबेट से आगे चले जाएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस को यहाँ पे मेंटेन करने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। फिर एस्केप की हो गया, एस्केप की जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैंसल बटन के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। इस जैसे कि कोई भी चीज़ को ओपन करना हो गया, बंद करना हो गया, तो वहीं से किए जाते हैं एस्केप की के थ्रू। स्पेस बार जिसमें से स्पेस देना हो गया तो उसके लिए यूज़ करते हैं। कुछ शॉर्टकट याद रखना, अगर कंट्रोल के साथ सी दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल के साथ वी दबाओगे तो पेस्ट होगा, कंट्रोल अल्ट और डिलीट दबाओगे तो पूरा रेसेट हो जाएगा, रेसेट होता है। फिर कुछ मॉडिफायर की भी बोले जाते हैं, जैसे कि कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, इसको मॉडिफायर की बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी अगर शॉर्टकट करना है ना तो इसका यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे शिफ्ट हो गया, शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है परमानेंट डिलीट हो जाता है, ठीक है। शिफ्ट और प्लस डिलीट करो, अगर शिफ्ट और डिलीट करोगे तो ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल डिलीट बटन बस दबाओगे ना तो जो रिसाइकल बिन होते हैं ना वहीं पे जाके स्टोर हो जाता है। लेकिन शिफ्ट के साथ अगर डिलीट करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट परमानेंट डिलीट होता है। कुछ एडजस्टमेंट की इसके बारे में तो डिस्कस कर ही चुके हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस भी कवर कर लेते हैं, है ना। इनपुट का समझ आ गया होगा, एक माउस के बारे में डिस्कस किए हैं, एक कीबोर्ड के बारे में डिस्कस किए हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि जल्दी से इसको कवर कर लेते हैं। एक आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो कि माउस के तरीके के होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा रोटेटिंग टाइप के होते हैं, जो कि फिंगर के द्वारा ऑलरेडी इसको कंट्रोल किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर एक होता है स्कैनर। स्कैनर तो सबको पता होगा कि कोई भी जैसे कि पीडीएफ है या फिर उसी के साथ कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट है तो उसको प्रिंटर के साथ स्कैन करके भी इनपुट लिए जा सकते हैं। फिर आता है एक जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ये भी एक इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि हर एक डायरेक्शन में यूज़ किए जाते हैं, और मोस्टली जो जॉयस्टिक होते हैं इसको डायरेक्शंस कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो इसका फिगर बना हुआ है जॉयस्टिक, तो इसको बोले जाते हैं जो कि कंट्रोल करने के लिए एक्चुअल यूज़ करते हैं।
फिर होता है लाइट पेन। लाइट पेन जो कि एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जो कि एक सेंसिटिव डिटेक्टर होते हैं, जैसे कि ये पेन हो गया है ना, पेन टैब यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंसेस हैं, सेंसेस के थ्रू यहाँ पे काम कर रहे हैं। वेब कैम हो गया, जैसे कि फेस को यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये वेब कैम के थ्रू यहाँ पे रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। फिर एक ग्राफिकल टेबलेट भी आते हैं। ग्राफिकल टेबलेट मतलब पूरा जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन में जो जो कंप्यूटर में पूरा मॉनिटर में जो स्क्रीन दिख रहा है, उसी स्क्रीन जो है पेन टैब में भी दिखेगा। इस तरीके से जो है डिजिटलाइजेशन भी हो चुके हैं और डिजिटल यहाँ पे ग्राफिक भी आते हैं। माइक्रोफोन हो गया, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो माइक लगा हुआ है, तो माइक के थ्रू यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। फिर एक होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, इसे जो है कोई भी चीज को अगर रीड करना हो गया, उसके थ्रू यहाँ पे रीड किए जाते हैं। फिर एक होता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर मतलब देखे होंगे कि जो इस तरीके से कोड रहते हैं, तो कोड को स्कैन किए जाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट आता है ना स्कैन करते हैं, उसको हम लोग बार कोड रीडर के नाम से भी जानते हैं, जो कि नॉर्मली सुपरमार्केट जैसे कि थिंग्स में यहाँ पे यूज करते हैं। अभी तो जो है यहाँ पे भी यूज किए जाते हैं, एग्जाम हॉल में भी इस तरीके के देखने को मिला है। फिर जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, जिसे हम लोग OMR बोलते हैं। OMR सीट सबको पता है, जो गोला भरे जाते हैं, तो उसको भी यहाँ पे यूज करते हैं, और ये एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस का, है ना। फिर एक होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो कि हैंड राइटिंग को यहाँ पे कन्वर्ट किए जाते हैं, टाइप कर दिए हो, या फिर जो प्रिंटेड टेक्स्ट है उसको इमेजेस में कन्वर्ट कर रहे हो, आइडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बोलते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे काम क्या हो रहा है, इनपुट ही दिए जा रहे हैं। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल रहे, और भी यहाँ पे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कई एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि इनपुट दिए जा सकते हैं, वो सब इनपुट डिवाइस आएगा। लेकिन हमें तो इतना पता है कि इनपुट डिवाइस होते क्या हैं, ठीक है। अब कोई भी एग्जाम्पल दे दे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, सॉल्व ही कर लोगे। एक होता है फिर आउटपुट डिवाइस। जो आउटपुट डिवाइस होता है जो कि हमें सिग्नल के द्वारा रिसीवर देते हैं। बोलने का मतलब ये है कि जैसे कि इतना ज़्यादा हम लोग जो है अभी इनपुट डिवाइस कवर किए हैं, जैसे कि एक इनपुट डिवाइस OMR कवर किए हैं। अब OMR को जैसे स्कैन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट, लेकिन हमें जो है उसका रिजल्ट देगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जैसे कि मॉनिटर है, तो मॉनिटर से ही तो मैं देख के यहाँ पे पढ़ा पा रहा हूँ, तो मेरे को क्या दे रहे हैं, आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे पूरा PPT जो है स्लाइड आउट होते जा रहे हैं, स्लाइड इन होते जा रहे हैं, तो एक्चुअल में हो क्या रहे हैं, ये तो मेरे को आउटपुट दे रहे हैं ना। मैं यहाँ पे इनपुट कर रहा हूँ, बैक बटन को यहाँ पे दबा रहा हूँ, है ना, फॉरवर्ड बटन को यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ, तभी PPT आगे बढ़ रहा है, तो मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, तो मॉनिटर के थ्रू मेरे को आउटपुट मिल रहा है। सेम लॉजिक से अगर मैं ये PPT को प्रिंट करना चाहूँ तो मेरे को क्या जरूरत है, प्रिंटर की जरूरत है, तो प्रिंटर से मेरे को क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिलेगा। तो एक्चुअल में यही सिंपल सा लॉजिक होता है, और इसी को कवर करना है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल कवर करना होता है बस। कुछ इंपॉर्टेंट जो है आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कि एक हो जाएगा फेमस मॉनिटर। अभी मॉनिटर कई तरीके के आते हैं, चाहे LED हो, LCD हो, QLED हो, है ना, इस तरीके के भी कई तरीके के मॉनिटर आते हैं। लेकिन मेजरली जो मॉनिटर यहाँ पे आते हैं, लेकिन एक और इससे पहले ध्यान रखना, क्योंकि मैं थोड़ा सा कोई कॉन्सेप्ट को यहाँ पे छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, है ना, क्योंकि सिंगल वीडियो जा रहा है तो कोई कॉन्सेप्ट न छूट जाए, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे बैक भी चला आता हूँ, फॉरवर्ड होने की वजह से भी आगे चला जाता हूँ। लेकिन कोई कॉन्सेप्ट अगर रह जाता है, अगर मेरे को याद आ जाए तो लेकिन मेरे को बताना है ना, क्योंकि कोई पॉइंट यहाँ पे मैं नहीं छोड़ना चाहता। तो जो आउटपुट होते हैं ना, तो इसको सॉफ्ट कॉपी भी बोलते हैं। अगर दो टर्म होता है, अगर मॉनिटर के थ्रू अगर कोई भी चीज को देख रहे हो तो यहाँ से हमें आउटपुट क्या मिल रहे हैं, सॉफ्ट के फॉर्म में। लेकिन अगर इसको जो है प्रिंटर के फॉर्मेट में निकालोगे तो इसको बोले जाएंगे हार्ड कॉपी, क्योंकि ये प्रॉपर फिजिकल डॉक्यूमेंट में निकल रहे हैं ना भाई। सिंपल सी बात है कि जो मॉनिटर है, तो मॉनिटर हमें जो है किसके फॉर्म में निकाल के देगा, मॉनिटर जो है नॉर्मली हम लोग देख बस पा रहे हैं, कोई फिजिकल निकल आ रहा है क्या यहाँ से, नहीं, तो उसको सॉफ्टवेयर सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। और जो प्रिंटर है, तो प्रिंटर से पूरा प्रॉपर प्रिंट निकल के आएगा, तो ये जो कि एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, जिसे हार्डवेयर बोलते हैं, मतलब हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। वो तो पार्ट है हार्डवेयर का, लेकिन यहाँ पे हार्ड कॉपी बोले जाते हैं। तो रैंडमली जो मॉनिटर होते हैं, स्पेशली दो ही तरीके के यहाँ पे मॉनिटर होते हैं, देखे होंगे अभी, स्पेशली अभी अगर देखोगे तो मोस्टली जो मॉनिटर आते हैं वो कर्व टाइप के मॉनिटर आते हैं, ठीक है, इस तरीके से मॉनिटर होते हैं नॉर्मली। तो ये जो मॉनिटर है एक्चुअली ये तो फ्लैट मॉनिटर है, फ्लैट है जिस तरीके से यहाँ पे है, ठीक है, वो फ्लैट मॉनिटर हो गया नॉर्मली, इसमें कोई डिजाइन विजाइन नहीं होता। लेकिन एक होता है कर्व मॉनिटर, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे कर्विंग टाइप के देखने को मिलता है, ऐसा वाला, ठीक है, इस तरीके से।
इसको बोले जाते हैं कर्व मॉनिटर। ठीक है, एक आउटपुट और होता है जिसे हम लोग प्रिंटर बोलते हैं। अब प्रिंटर भी कई तरीके के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये जो प्रिंटर होता है इसको हम लोग हार्ड कॉपी बोलते हैं। है ये आउटपुट का ही पार्ट, लेकिन इसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। और एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का कई एग्जाम्पल हैं, जैसे कि इनपुट का एग्जाम्पल है, वैसे ही एक प्लॉटर होता है। प्लॉटर मतलब होता है कि कोई भी चीज को प्लॉट करना, है ना। जैसे कि सर्वे करते, तो सर्वे वाले को देखे होंगे कि अगर कोई एरिया है तो एरिया का सर्वे करेंगे, और स्पेशली अगर उस एरिया का अगर डायग्राम प्रिपेयर करना है तो एरिया तो इतना बड़ा रहेगा, लेकिन उसको इस तरीके से छोटे से पेपर में उसको डिफाइन कर देते हैं, इसको प्लॉटर बोलते हैं। और मेजोरिटी जो कंस्ट्रक्शन प्लान हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, ऑटो कैड हो गया, इन सब चीज में ही यूज किए जाते हैं। फिर एक होता है स्पीकर, स्पीकर जो लाउड स्पीकर यहाँ पे चलते हैं, वो सभी एग्जाम्पल है यहाँ पे। प्रोजेक्टर हो गया, जैसे कि स्क्रीन में जो चल रहे हैं उसको अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जैसे बैक में चलाना है या फिर आगे जो है यहाँ पे कवर करना है, उसके लिए यूज करते हैं। लेकिन जो प्रोजेक्टर है ना, इसके लिए थोड़ा सा हमें एरिया चाहिए होता है। जो वॉल हो गया, क्योंकि मोस्टली जो वॉल हो गया वहीं पे यूज करते हैं, जो दीवार है उसमें, तो थोड़ा सा इसके लिए लार्ज एरिया चाहिए होता है, जिसमें से लाइट और लेंसेज प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियो हो गया, इन सब चीज में जो है यूज किए जाते हैं। एक होता है स्पीच सिंथेसाइजर। ठीक है, सिंथेसाइजर है ना, जो स्पीच सिंथेसाइजर है, इसमें कुछ नहीं होता है, जो टेक्स्ट है उसको स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्पीच है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस यही काम यहाँ पे चलता है। तो स्पीच दोगे, है ना, देखो यहाँ पे समझना इसको, अगर कोई टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अगर स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो टेक्स्ट अपने में क्या है, टेक्स्ट एक्चुअली क्या है, हम लोग इनपुट दे रहे हैं, जब वो बाद में जो है स्पीच में कन्वर्ट हो रहा है तो आउटपुट का पार्ट हो गया, बस यही कॉन्सेप्ट है। फिर नेक्स्ट अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, तो इनपुट और आउटपुट हो गया, टाइप्स भी कवर कर लिए। अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें से जो है कवर करना है वो है मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के बारे में। क्योंकि मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के बारे में अगर इसका सबसे पहले है क्या, ये अगर ये कवर करना है, तो ये जो मेमोरी या फिर स्टोरेज डिवाइड है, ये सबसे पहले इनपुट डाटा ही होते हैं, इंस्ट्रक्शन ही होते हैं। और अब ये नहीं बोलना कि मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज क्या होते हैं। बेसिकली इसमें जितना भी हम लोग डाटा यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये सब कहाँ पे स्टोरेज होगा, ये सब स्टोरेज होने वाले मेमोरी कार्ड में, मेमोरी डाटा में। अब ये मेमोरी डाटा या फिर स्टोरेज डिवाइस कई तरीके के हो सकते हैं, चाहे वो एचडी के फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो जो है एसएसडी के फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे हार्ड डिस्क के फॉर्म में हो सकते हैं, और कई फॉर्म होता है जिसके थ्रू मेमोरी कार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं, मेमोरी कार्ड में स्टोर किए जा सकते हैं। क्लियर है, तो इसमें जो है इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन हो गया, कोई रिजल्ट हो गया, इन सब चीज को जो है यहाँ पे यूज किए जाते हैं। और अगर उसका यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि स्टोरेज को दे दिए, मेमोरी कार्ड को कोई मेमोरी यहाँ पे स्टोर कर लिए, तो अगर इसका यूटिलाइज करना है तो बाद में यूटिलाइज भी किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको जो है बस मेमोरी कार्ड में रख दिया, उसका यूटिलाइज ही नहीं हो रहा, नहीं, अगर चाहो तो उसका यूटिलाइज हो सकता है। लेकिन मेमोरी कार्ड थोड़ा सा यहाँ पे लंबा टॉपिक है, तो इसको प्रोबेबली हम लोग जो है 2 टॉपिक में कन्वर्ट करेंगे, है ना, 2 पार्ट में। इसको 2 पार्ट बोलने का मतलब है कि 2 डिवाइड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। जो पहला पार्ट होगा इसको बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी, और जो सेकेंड पार्ट होगा इसको बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, देखो जो प्राइमरी मेमोरी है इसको जो है मेन मेमोरी के नाम से भी जाने जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो प्राइमरी मेमोरी है ये परमानेंट नहीं होते। प्राइमरी मेमोरी लगेगा प्राइमरी है मतलब ये परमानेंट होगा, नहीं, परमानेंट नहीं होते। और जो सेकेंडरी मेमोरी, इसको जो है ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, ये जो है परमानेंट मेमोरी होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, ये सब एग्जाम्पल होते हैं सेकेंडरी का। प्राइमरी मेमोरी जिसमें से जो है पूरा परमानेंट के तौर पे इसको यूटिलाइज करते हैं। देखो प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, जो कि एक इंटरनल मेमोरी की तरह ही काम करते हैं, और जो सीपीयू होते हैं तो सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस किए जाते हैं। ये जो मेमोरी है ये सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेस किए जाते हैं, और जितना भी करंट लेवल में यहाँ पे चल रहे हैं, देखो होगा क्या, यही का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे कि मैं तुरंत यहाँ पे बार बार लिख रहा हूँ, स्लाइड जो है अप कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ, है ना, बैकवर्ड कर रहा हूँ, फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये किस में जाएगा, ये प्राइमरी मेमोरी में जाएगा। लेकिन जैसे पूरा क्लास इंड हो जाएगा, इसको कंट्रोल एस, ठीक है, कंट्रोल के साथ मैं एस करके पूरे को सेव करूंगा, तो ये किस में चले जाएगा, ये चले जाएगा हार्ड डिस्क में या फिर सेकेंडरी मेमोरी में। समझ पा रहे हो, तो जो करंट में जितना भी फेनोमेना यहाँ पे चल रहे हैं वो पूरा प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है, फिर बाद में जो है कन्वर्ट हो जाएगा ये
सेकेंडरी मेमोरी में। इसलिए तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंटरलिंक भी हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोले जाते हैं कि परमानेंट मेमोरी नहीं है। तो यहाँ पे मैं जो लिख पा रहा हूँ ये परमानेंट है क्या? नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको सेव एस करके, है ना, कंट्रोल के साथ एस करके इसको अगर मैं सेव कर देता हूँ तब ये परमानेंट मेमोरी बन जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली इसमें। तो इसे जो है परमानेंटली स्टोर भी नहीं किया जा सकते लॉन्ग टाइम में प्राइमरी मेमोरी का। और ये अधिकतर जो है दो ही टाइप के होते हैं। एक टाइप को बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और सेकेंड टाइप को बोले जाते हैं रोम, जिसे हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब ये कन्फ्यूजन बहुत होता है कि रैम और रोम एक्चुअल में है क्या, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये जो है थोड़ा सा वोलाटाइल होते हैं, टेम्पररी मेमोरी होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो है वोलाटाइल बहुत देखने को मिलता है। वोलाटाइल इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो करंट में जितना भी फिनोमेना हो रहा है ना, तो उसको रीड करने का काम, उसको एक्सेस करने का काम ये रैम के द्वारा किए जाते हैं। अभी जो मैं करेंटली जितना भी काम यहाँ पे कर रहा हूँ, बार बार जो है फॉरवर्ड बैकवर्ड कर रहा हूँ, ये सब किसके द्वारा हो रहे हैं? रैम के द्वारा हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं लास्ट में इसको सेव कर दूं तो उसको बोले जाएंगे रोम, बोले जाएंगे रीड ओनली मेमोरी। क्यों? वो तो परमानेंट में चले गए ना, इसलिए। तो जो रैम होते हैं इसमें डाटा को स्टोर किए जाते हैं और इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे जितना करंटली यूज हो रहे हैं उसी को यहाँ पे कवर किए जाते हैं। लेकिन इसमें एक बैकड्रॉप यहाँ पे ये भी है कि अगर मैं क्लास चल रहा है, सपोज करो, ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन अब नहीं होगा, अगर मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास के लेते लेते जो है मान लो लाइट ऑफ हो गया या फिर जो है कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया, तो कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा तो जो मैं पूरा क्लास ले रहा हूँ पूरा गया, ये हो जाता है, ठीक है। पूरा स्विच ऑफ होने के बाद जितना भी डाटा यहाँ पे रनिंग है वो पूरा डाटा यहाँ पे इरेज हो जाएगा रैम में। लेकिन रोम के केस में ऐसा नहीं होता, और रैम के केस में इसलिए हो रहा है क्योंकि टेम्पररी का यूज कर रहे हैं, टेम्पररी मेमोरी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही स्विच ऑफ होते हैं तो उसके बाद ये पूरा गायब हो जाते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेस करना पड़ेगा और जितना भी मेमोरी है फिर जो है नया यहाँ पे टैब को ओपन करना पड़ेगा। ये सब चीज़ यहाँ पे होता है रैम में। तो जो परमानेंट स्टोरेज होते हैं उसको सेकेंडरी मेमोरी रिक्वायर होता है। ये जैसे कि मैं पीपीटी बनाया हूँ, पीपीटी तो 2-3 दिन पहले बन गया था, है ना, अभी होली आया था, तो पीपीटी जो है बन तो गया था, अब उसको तो स्टोर करना है। तो जब मैं स्टोर करके रखा था तो उसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बोलेंगे। 2-3 दिन जो है स्टोर करके रहे हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी है। समझ पा रहे हो? अब सेकेंडरी मेमोरी जिसको रोम का बोलते हैं, इसको कवर करते हैं। तो जो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, अच्छा सेकेंडरी मेमोरी अभी कवर करेंगे, थोड़ा सा रोम के बारे में कवर करते हैं। जो रोम है तो रोम एक्चुअली नॉन वोलाटाइल मेमोरी होते हैं, ये परमानेंट मेमोरी है। इसमें जो डाटा है वो स्टोर किए जाते हैं और ये डाटा कैन ओनली रीड लेकिन नॉट री रिटेन इन बेसिस रोम। समझ आ रहा है कि यहाँ पे जो डाटा है उसको रीड किए जा सकते हैं लेकिन री राइट नहीं कर सकते हैं। किसके कैटेगरी में? रोम के कैटेगरी में। कुछ एग्जांपल जैसे कि BIOS प्रोग्राम हो गया जिसे रोम में ही स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे होता है। एक और टाइप होता है इसी में जिसे हम लोग बोलते हैं रजिस्टर मेमोरी। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, ये जो है PYQ में पूछे गए थे। रजिस्टर मेमोरी क्या होता है? रजिस्टर मेमोरी सेम जिस तरीके के जो नॉर्मल मेमोरी होते हैं उसी तरीके की ये भी मेमोरी है, लेकिन ये थोड़ा सा स्मॉलेस्ट होते हैं और स्मॉल होने की वजह से थोड़ा सा फास्टेस्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अदर। तो ये थोड़ा सा स्मॉलेस्ट होते हैं, लेकिन ये टाइप है मेमोरी का जिसमें डाटा को स्टोर किए जाते हैं। लेकिन ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता है, लेकिन इसे जो है CPU में स्टोर किए जाते हैं। कुछ टेम्पररी स्टोर जैसे कि डाटा हो गया, इंस्ट्रक्शंस हो गया, मेमोरी एड्रेस हो गया, इन सब चीज़ में यूटिलाइज करते हैं और इसको जो है रजिस्टर नंबर। लेकिन जो CPU का स्पीड है ना, ये इसमें भी डिपेंड करता है। रजिस्टर साइज कितना है, रजिस्टर नंबर कितना है, ये CPU का स्पीड इसमें भी डिपेंड करते हैं। पॉइंट को याद रखोगे। और कुछ यहाँ पे मेमोरी होते हैं जैसे कि कैच मेमोरी जिसे बोलते हैं। अब ये कैच मेमोरी ना बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और CPU को अगर कवर करना है और पता करना है या फिर CPU बनवाना है, ठीक है, तो उसका कैच मेमोरी कितना है ये पता कर लो, और CPU बनने के बाद उसका स्पीड कितना होगा ये डिफाइन कर देगा कि उसका कैच मेमोरी कितना है। क्योंकि ये जो कैच मेमोरी है ना, ये CPU और रैम के बीच में काम करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि CPU है और यहाँ पे रैम है, ठीक है। अब ये दोनों के बीच यहाँ पे एक जो मेमोरी होता है इसको हम लोग कैच मेमोरी बोलते हैं। कई लोग इसको डिफरेंट तरीके से जो है प्रोनाउंसिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैच मेमोरी होता है। तो CPU और रैम इन दोनों के बीच यहाँ पे कैच मेमोरी होता है। नॉर्मली अगर देखोगे, है ना, नॉर्मली जिसका अगर कैच मेमोरी कम है, या फिर ऐसे समझो कि जो CPU है, CPU क्या करता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए, अब मैं कोई फाइल को सर्च करूंगा या फिर कोई फाइल को अगर मैं ओपन कर रहा हूं तो मेरे को
कहाँ से ओपन करने को मिलेगा, रैम से डायरेक्टली। रैम पहले रैम जो है इंफॉर्मेशन देगा कि एक्चुअल में है ये फाइल कि नहीं है, तब ये रैम इंफॉर्मेशन देने के बाद सीपीयू में जाएगा, तब सीपीयू के द्वारा ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर इसके बीच कैच मेमोरी है, कैच मेमोरी ये भी स्टोरेज का ही काम करते हैं, रैम की तरह ही होते हैं, लेकिन अगर इसका जो है स्पीड ज़्यादा है, इसका जो कैच मेमोरी ज़्यादा है, तो जो सीपीयू है तो सीपीयू को रैम तक जाने की जरूरत नहीं है, वो रैम तक नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली कैच तक जाएगा, कैच मेमोरी में जाएगा। और कैच मेमोरी में अगर वो फाइल है, वो डाटा है, तो तुरंत यहाँ पे ओपन हो जाएगा। पहले अगर इसको पहले क्या जाना पड़ता था, रैम तक जाना पड़ता था, अब इसको रैम तक जाने की जरूरत नहीं है, ये कैच मेमोरी तक ही चले जाएगा। और कैच मेमोरी में स्टोरेज है या फिर कैच मेमोरी का जो स्पीड ज़्यादा है या फिर कैच मेमोरी ज़्यादा है, तो सीपीयू में डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। तो इसको अगर मान लो 5 मिनट का टाइम लग रहा है, तो ये जो है 2 मिनट में ही ओपन हो जाएगा। तो जो कंप्यूटर का स्पीड जो डिफाइन किए जाते हैं, वो कैच मेमोरी के थ्रू भी डिफाइन किए जा सकते हैं, कि जितना ज़्यादा कैच मेमोरी होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे स्पीड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वही चीज़ लिखा है कि जो सीपीयू और जो रैम है, इसके बफर का जो बफर जोन होता है, उसका काम यहाँ पे कैच मेमोरी के द्वारा ही यहाँ पे किए जाते हैं। बाकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो तो यहाँ पे बता ही दिया हूँ। फिर एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोरेज डिवाइस। दो टाइप के होते हैं, है ना। एक होता है प्राइमरी, तो प्राइमरी को अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब आएगा जो है सेकेंडरी। अब ये जो सेकेंडरी है, इसको एक्सटर्नल स्टोरेज भी बोले जाते हैं, ऑक्सिलरी स्टोरेज के भी नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसको जो है सेपरेट तरीके से स्टोर करते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज करना हो गया तो इसका ही यूज़ किए जाते हैं। और अगर पावर ऑफ भी हो गया, कंप्यूटर चलते चलते बंद भी हो जाते हैं, तो उस केस में जो डाटा है वो डाटा यहाँ पे स्टोर ही रहते हैं। लेकिन जो सीपीयू है वो कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली तरीके से यहाँ पे कवर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले जो मेन मेमोरी है उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, और वहां से ये सब चीज़ यहाँ पे कवर किए जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि एचडीडी हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, इसे हार्ड डिस्क के नाम से भी जाने जाते हैं। तो जो हार्ड ड्राइव है या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव है, सबसे पहले बात ये सेकेंडरी स्टोरेज का ही एग्जाम्पल है, सेकेंडरी डिवाइस का एग्जाम्पल है, और ये नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मतलब ये परमानेंट यहीं पे स्टोरेज है। कोई भी चीज़ अगर हार्ड डिस्क में स्टोरेज करके रख रहे हो, है ना, सेव करके रख रहे हो, तो सेव वहीं पे ही रहेगा। अब इसमें कई तरीके के यूज़ को यहाँ पे स्टोरेज कर सकते हो, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, चाहे फिर यूज़र डाटा हो, लेकिन यहाँ पे डाटा लॉस्ट नहीं होते हैं। बस ये चीज़ होता है। जिस तरीके से प्राइमरी मेमोरी की बात की है ना, जिसमें से पूरा करेंटली में जितना भी रन हो रहे हैं उसी को हैंडल किए जाते हैं, स्विच ऑफ हो गया तो फिर पूरा डाटा लॉस, उस केस में जो है एचडीडी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा है इसको भी यूज़ किए जा सकते हैं नॉर्मली, जैसे कि डिलीट करना हो गया, मॉडिफाई करना हो गया, कोई टाइम को ऐड करना हो गया, ये सब चीज़ यहाँ पे किए जा सकते हैं। सेम एक होता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क एक्चुअली एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जिसमें से रीडिंग करना हो गया, राइटिंग करना होगा, ये सब चीज़ को यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा ओल्डर वर्जन हो गया है। प्रीवियसली जिसे जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करना हो गया, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है कोई सिस्टम को चलाना है तो उसका बैक में कोई चाहिए, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8 हो गया, विंडो भी एक टाइप्स है ना। विंडो का भी यहाँ पे डिफरेंट फिनोमेना है। 8 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 10 प्रो हो गया, है ना, 11 हो गया, 8 प्रेजेंट जो रनिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन कोई ऑब्स्टिकल ड्यू टू लो स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्स्टिकल भी देखने को मिलता है फ्लॉपी डिस्क में। नेक्स्ट आते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ये ऑप्टिकल डिस्क जो है ये भी थोड़ा सा ओल्डर ही हो गए हैं, लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज को जो डायरेक्टली एक्सेस किए जाते हैं वो ऑप्टिकल डिस्क के ही थ्रू यहाँ पे किए जा सकते हैं। इसे जो है पॉलीकार्बोनेट के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक लेजर बीम के थ्रू यहाँ पे रीड करना हो गया, डाटा को राइड करना हो गया, ये पूरा लेजर बीम के थ्रू यहाँ पे किए जाते हैं। अब इसका शेप देखोगे तो थोड़ा सा सर्कुलर भी देखने को मिलेगा, फ्लैट भी देखने को मिलेगा। सिंपल से बात, एग्जांपल ले लो डीवीडी। डीवीडी जो है अभी के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम यूज़ होता है। सीडी हो गया, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसका फुल फॉर्म होता है, तो सीडी का फुल फॉर्म है। तो सीडी कितना ही यूज़ करते हैं, है ना, बहुत ही कम यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं सीडी का। तो ये ऑप्टिकल डिवाइस हो गया जो कि फ्लैट के फॉर्म में, सर्कुलर शेप के फॉर्म में भी होते हैं। फिर आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लैश मेमोरी। ये जो फ्लैश मेमोरी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस है और ये नॉन वोलाटाइल है, ठीक है, जो कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा ही यहाँ पे बिल्ड किए जाते हैं। और इसमें कंटिन्यूअस पावर का भी यहाँ पे
जरूरत नहीं होता, बल्कि इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। लेकिन यहाँ पे क्या बोले हैं कि डू नॉट रिक्वायर कंटिन्यूअस पावर टू रिटेन डाटा को रिटेन करने के लिए उतना ज़्यादा पावर की भी जरूरत नहीं होता है। और यहाँ पे वही चीज़ बोले हैं कि डाटा को इरेज भी किया जा सकते हैं और राइट भी किया जा सकते हैं हाई वोल्टेज के थ्रू, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है ना, करंट के थ्रू यहाँ पे फ्लो किए जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा HDD के थ्रू एक्सपेंसिव देखने को मिलता है। और मोस्टली जो कार्स हो गया, फिर कैमरा हो गया, ऑटो प्लेयर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल करना है। यहाँ पे जब कंट्रोल करोगे फ्लैश मेमोरी को, तो कोई कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू यहाँ पे कंट्रोल नहीं करना है। यहाँ पे किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, मतलब करंट सप्लाई के थ्रू यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। वही चीज तो यहाँ पे लिखा है कि डाटा कैन बी इरेज्ड रिटेन यूजिंग हाई वोल्टेज, इसके थ्रू यहाँ पे किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में माइक्रो SD हो गया, पेन ड्राइव हो गया, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? टाइपिंग कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, लेकिन डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, समझ आ गया। फिर मेमोरी कार्ड जिसको हम लोग अभी तक तो वही मेमोरी ही को कवर कर रहे हैं, मेमोरी को कवर किए, लेकिन अब बात करना है मेमोरी कार्ड्स का, क्योंकि मेमोरी कार्ड्स भी कई तरीके के आते हैं। जैसे कि मोबाइल में देखोगे जो SD कार्ड होते हैं, ठीक है, उसी के साथ मेमोरी भी कार्ड होता है, जो कि एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसमें से कोई डाटा को स्टोर किए जा सकते हैं, कोई डिजिटल फाइल्स हैं उसको जो है ट्रांसफ़र किया जा सकते हैं। और मेनली जो मेमोरी कार्ड का यूज़ करते हैं वो डाटा को स्टोर करने के लिए ही करते हैं। अभी डाटा कई फॉर्मेट में हो सकते हैं, चाहे PDF के फॉर्मेट में हो, चाहे वीडियो के फॉर्मेट में हो, ऑडियो के फॉर्मेट में हो, ये कई तरीके के हो सकते हैं। मेनली इसका जब यूज़ देखोगे मेमोरी कार्ड का, तो जो मोबाइल फ़ोन्स हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, है ना, फिर MP प्लेयर्स हो गया, GPS डिवाइस हो गया है, PYQ, समझ आ रहा है? ठीक है, तो इन सब चीज़ में जो है यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, और इसलिए इसको जो है मल्टीमीडिया कार्ड बोलते हैं। इसलिए मल्टीमीडिया कार्ड बोल रहे हैं क्योंकि हर एक जितना भी चीज़ को यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ऑडियो वीडियो, है ना, उसी के साथ कैमरा हो गया, डिजिटल कैमरा, है ना, ये तो इंस्ट्रूमेंट हो गए, लेकिन PDF फाइल हो गया, इमेजेस हो गया, सब चीज़ को यहाँ पे स्टोर किए जा सकते हैं मेमोरी कार्ड में। इसलिए इसको जो है मल्टीमीडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, और रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं, क्योंकि जब चाहो इसको रिमूव कर सकते हो, प्लग कर सकते हो, और ये प्लग और प्ले ही वाला सिस्टम यहाँ पे चलता है। लेकिन ये भी कई तरीके के होते हैं जो मेमोरी कार्ड हैं, जिसमें से पहला टाइप होता है, इसको स्मार्ट मीडिया कार्ड के भी नाम से जानते हैं। सेकेंड जो है SD कार्ड होता है, जो कि मोबाइल फ़ोन में अधिकतर देखने को मिलता है। तो जो स्मॉल मीडिया कार्ड है, इसे ओलंपस और फ्यूजी के द्वारा डेवलप किए गए थे, और कॉमनली जो डिजिटल कैमरास हो गए उसमें बस देखने को मिलता है मेमोरी कार्ड। फिर जो SD कार्ड है, SD कार्ड जिसे हम लोग सिक्योर डिजिटल कार्ड के नाम से भी जानते हैं, इसका मेजरली जो यूज़ होता है ना, नॉर्मली जैसे कि वीडियो शूटिंग हो गया, तो वहाँ पे जो कैमरा लेके जाते हैं, तो कैमरा जितना भी रिकॉर्ड करना हो गया तो उसको स्टोरेज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे SD कार्ड यूज़ करते हैं। मोबाइल्स हो गया, तो मोबाइल्स फ़ोन में भी जितना भी अगर कोई वीडियोस हो गया, है ना, फिर इमेजेस हो गया, PDFs हो गया, तो उसको स्टोर करना हो गया, तो उस केस में SD कार्ड का यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो कि एक डिजिटल राइट मैग्नेटिक सिस्टम को यहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं। अब ये SD कार्ड के भी कई तरीके होते हैं, जैसे कि एक होता है मिनी SD कार्ड, और सेकेंड होता है माइक्रो SD कार्ड। जो मिनी SD कार्ड है ये स्मॉल पोर्टेबल होते हैं और रिमूवेबल होते हैं। मोस्टली जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, MP प्लेयर, डिजिटल कैमरा यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन जो माइक्रो SD होते हैं, थोड़ा सा फ्लैश मेमोरी कार्ड होते हैं, वेरी स्मॉल फ्लैश मेमोरी कार्ड है, ध्यान रखना है यहाँ पे। मिनी SD कार्ड यहाँ पे नॉर्मली जो स्मॉल पोर्टेबल है वही वाला SD कार्ड है, लेकिन जो माइक्रो SD कार्ड है ये फ्लैश मेमोरी होता है। समझ आ रहा है फ्लैश मेमोरी किसको बोलते हैं? जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज़ किए जाते हैं, और मेनली इसको मोबाइल फ़ोन, उसके साथ GPS सिस्टम हो गया, उन सब चीज़ में यहाँ पे इसको यूज़ किया करते हैं। फिर लास्ट आता है वो है SSD जिसे बोले जाते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये जो HDD होते हैं और ये जो SSD है ना, दोनों का काम ही यहाँ पे होता है स्टोरेज करना। लेकिन अगर कहीं पे या फिर कई CPU में अगर SSD लगा हुआ है तो ये थोड़ा सा फास्टर हो जाएगा, और अगर HDD लगा हुआ है तो ये लोअर होगा। ठीक है, उतना ज़्यादा स्पीड देखने को नहीं मिलेगा अगर हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो, लेकिन अगर SSD लगा हुआ है तो ये फास्ट हो जाएगा। अब SSD कई तरीके के आते हैं, है ना। तो जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है ये सेकेंडरी स्टोरेज की तरह ही काम करते हैं, जो कि HDD से थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंसिव होता है, और जो फ्लैश टेक्नोलॉजी है वहीं पे इसका भी यूज़ करते हैं। बाकी अगर स्पीड बढ़ाना हो तो उस केस के लिए जो है SSD यहाँ पे लगा सकते हैं।
मेमोरी यूनिट थोड़ा सा याद रखना, जैसे कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बाइट है ना, जिसे इतना बोलते हैं। 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट के बराबर होते हैं, है ना। तो ये तो नॉर्मली सा टर्म है, इसको बस याद रखोगे यहाँ पे। क्लियर है। पहला जो चैप्टर्स हैं फिनिश हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि ये सब चीज़ कवर करना है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब डायरेक्टली हम लोग इंटर करते हैं हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर की तरफ। आई होप कि यहाँ तक समझ आ गया होगा, है ना, क्योंकि अच्छे तरीके से पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे बेसिक्स को पूरा कवर किए हैं। चलो, तो सबसे पहले यहाँ पे काम ये करना है कि जो जनरेशंस है उसको कवर करेंगे। लेकिन जो कंप्यूटर्स का जो जनरेशंस है, क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर अगर एट प्रेजेंट जो हम लोग कंप्यूटर देखते हैं, ये कंप्यूटर पहले बनाए गए थे नहीं, ये कंप्यूटर अभी बना हुआ है। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब कंप्यूटर को फ्रेम कर रहे थे तो जनरेशंस वाइज फ्रेम हुआ है। तो फर्स्ट जनरेशंस का अगर कंप्यूटर को देखोगे तो वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, स्क्रीन का साइज जो है बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, ठीक है। जो कंजप्शन है, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, वो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो जो हिस्ट्री है उसको जनरेशन वाइज कवर करेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है उसको सबसे पहले कवर करते फिर जनरेशन में कवर करेंगे। तो जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर बनाए गए थे वो है यहाँ पे ENIAC, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जिसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बोलते हैं। एक्चुअली में इसको नाम तो यहाँ पे कंप्यूटर दिए गए हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो है हम लोग अभी कंप्यूटर देखते हैं ना, जिसमें से हर एक टास्क को बड़े आसानी से इजीली यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन जब पहले यहाँ पे कंप्यूटर फ्रेम किया करते थे तो उन लोग स्पेसिफिकली यूटिलाइजेशन के लिए यूज किया करते थे। जैसे कि हमें जो है कैलकुलेटर की जरूरत है तो कैलकुलेटर वाले कंप्यूटर बना रहे हैं, हमें जरूरत है टेक्स्ट वाले की तो टेक्स्ट वाले कंप्यूटर बना रहे हैं। तो इस तरीके से जो एक स्पेसिफिक कंप्यूटर होते हैं उसी का यहाँ पे फॉर्म किया करते थे सेम रेस्पेक्ट में। क्योंकि अभी तो जनरेशन आएगा, ये जो फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन ये आएगा, इससे पहले जो है स्पेसिफिकली कंप्यूटर का डिजाइन करना स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि एक देखोगे ENIAC जो कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कैलकुलेटर हैं, जिसे 1946 में इस्टेब्लिश किए गए थे, बनाए गए थे वर्ल्ड वार सेकेंड। और स्पेशली देखोगे तो जितना भी कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ है, इवन जब जनरेशंस को कवर करेंगे तो कंप्यूटर का डेवलपमेंट देखोगे तो वर्ल्ड वार सेकेंड के समय हुआ है। क्यों? क्योंकि जो वर्ल्ड वार सेकेंड है यहाँ पे हर एक चीज़ का एक्सेस होना स्टार्ट हो गए थे, हर फील्ड के बारे में। और ऐसा भी उस समय देखने को मिला है कि जो वर्ल्ड वार सेकेंड जैसे हुआ उसके बाद जो रिलायबल होता है, जो कंप्यूटर के प्रति एक रिलायबल है, जो स्पीड है, वो सब अच्छे खासा देखने को मिला है। हर फील्ड में जो है ये चिप में भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस जो एक्सपांसन है कंप्यूटर का उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, और यही एक फेज रहा है वर्ल्ड वार सेकेंड, जिसके बाद जो है कंप्यूटर का एक्सपांसन, कंप्यूटर का इन्वेंशन, डिफरेंट प्रॉपर्टीज का डिस्कवरी, ये सब होना स्टार्ट हो गए थे। तो जो ENIAC है इसे जो है जॉन मैकली और इकेट जो USA से बिलोंग करते हैं उसके द्वारा जो है इसको बिल्ड किए गए थे। और इसका फीचर देखोगे तो फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर रहे हैं पहले बार, जिसमें से 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किए गए थे और यहाँ पे 20 न्यूमिलेटर्स का यूज़ किए गए थे। अब खुद सोचो कि 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स हैं, 20 एक्यूमुलेटर्स हैं, तो यहाँ से यही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका जो साइज़ रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़े रहे हैं, बहुत बड़े साइज़ देखने को मिले हैं। और मेनली जो प्राइवेट फर्म है, फिर IBM हो गया, इंजीनियरिंग रिसर्च एसोसिएशन हो गया, इन्हीं के द्वारा उस समय बस इसका यूज़ किया करते थे। ये पहला कंप्यूटर यहाँ पे बनाए गए थे। सेकेंड जो स्पेसिफिक बेस्ड कंप्यूटर जो बनाए गए थे वो है एबेकस। एबेकस इससे जो है चाइना में डिस्कवर किए गए थे ली कै चेन के द्वारा। नॉर्मली जो 16th सेंचुरी रहे वहीं पे डिस्कवर किए गए थे, और ये सबसे फर्स्ट और सिंपलेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्योंकि अल्टीमेटली उस समय क्या हो रहा था कि हमें टेक्स्ट नहीं करना है, हमें सिंपल सा ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो कि कैलकुलेट कर सके, क्योंकि कैलकुलेटिंग ही उस समय बहुत ज़्यादा ट्रिकी हुआ करते थे। एट प्रेजेंट तो देखते हैं कि है ना, जितना भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, सब्सट्रैक्शंस कर रहे हो, इजीली जो है आसान तरीके से हो जाते हैं। लेकिन उस समय तो ये सब डिवाइस नहीं थे, तो मेजर वहाँ पे जरूरत देखने को मिला वो कैलकुलेटिंग डिवाइस का देखने को मिला था। तो 16th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम अबेकस जो कंप्यूटर का नाम है उसका इस्टेब्लिशमेंट किए, इन्वेंटर किए गए थे, जिसमें से जो बेसिक टास्क हैं जैसे कि एडिशंस हो गया, सब्सट्रैक्शंस हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, इन सब चीज़ को बड़े आसानी से जो है निकाल लिया करते थे। और इसमें देखोगे अबेकस जो कंप्यूटर बनाए गए थे तो जो फ्रेम होता है ना, अभी नॉर्मली जो फ्रेम देखने को मिलता है कहीं का प्लास्टिक हो गया, कहीं स्टील्स हो गए, इसका यूज़ करते हैं।
लेकिन जब पहले टाइम इस फ्रेम को बनाया गया था इस कंप्यूटर को, तो उसमें वुडन फ्रेम का यूज़ किया करते थे। वुडन फ्रेम मतलब लकड़ी का कंप्यूटर यहाँ पे बनाया गया था। आप सोच सकते हैं कि पहले किस तरीके से यूटिलाइज किया करते थे, कैसे कंप्यूटर बना रहे हैं, और एट प्रेजेंट जो मॉडर्न लेवल में जो कंप्यूटर देख रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। लेकिन अभी का जो कंप्यूटर बना है इसका जब न्यू देखोगे, फाउंडेशन देखोगे, तो यही सब है। क्योंकि जैसे ही जरूरत यहाँ पे बढ़ते चले गए, वर्ल्ड वार सेकेंड आए, उसके बाद जितना जरूरत बढ़ते चले गए उसी के अकॉर्डिंग पूरा कंप्यूटर के यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट हो गए। फिर हॉरिजॉन्टल रोड्स हो गया, बिट्स हो गए। अब ये सब चीज़ अभी के प्रेजेंट में क्या देखते हो, थ्रेड के रेस्पेक्ट में देखते हैं, कोर और थ्रेड कि कितना कोर है और कितना थ्रेड है। जितना ज़्यादा कोर होगा, जितना ज़्यादा थ्रेड होंगे, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस होगा, उतना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस देखने को हमें मिलेगा। लेकिन उस समय रोड्स का और बिट्स का इस तरीके के जो है यूटिलाइज लिया करते थे, जो कि कैलकुलेशंस करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट जो कंप्यूटर यहाँ पे बनाए गए थे वो है पैस्कलाइन, जिसे जो है पैस्कल कैलकुलेटर के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि पास्कल के द्वारा इसको जो है बनाए गए थे 1645 में। इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कि ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन्स थे, इसमें यूज़ किया करते थे, जो कि ओडोमीटर में बेस्ड थे और क्लॉक प्रिंसिपल के जरिए से यहाँ पे जो है यूज़ किया करते थे। जैसे कि टेलीफोन आता था ना प्रीवियस जो टाइम देखोगे एंशिएंट में, अभी भी आता है, तो जो घुमावदार होते हैं रोटेट कर करके, उसी तरीके से जो है इसको बनाए गए थे। इसमें 0 to 9 नंबर का यूज़ करते थे, जो कि एडिशंस हो गया, सब्सट्रैक्शंस हो गया, इन सब चीज़ में बेसिकली यूज़ किया करते थे। नेक्स्ट जो है एनालिटिकल इंजन, इसे जो है इंग्लैंड में बनाए गए थे अबेट के द्वारा। इसका इंपॉर्टेंस ये रहा है कि जो जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गए, देख लो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। पहले स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि कैसे जो है केवल कैलकुलेटिंग करना हो गया, केवल सब्सट्रैक्शंस करना हो गया, इन्हीं सब चीज़ में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन 1933 का टाइम आ गए हैं जहाँ पे जो है हमें जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज़ करना स्टार्ट हो गया। जनरल पर्पस के लिए हमें कंप्यूटर का डिमांड था। ठीक है। और अर्ली जो मॉडर्न कंप्यूटर जो एज्यूम करते हैं वो यही कंप्यूटर हैं, क्योंकि अभी जो मॉडर्न कंप्यूटर देखते हो पूरे जनरल पर्पस के लिए यूटिलाइज करते हैं। ऐसा कंप्यूटर नहीं आता अभी की जो है केवल हमें कैलकुलेट करना है, केवल हमें जो है एआई का यूज़ करना है तभी हमें वो कंप्यूटर मिलेगा, नहीं। अब पूरा हर एक चीज़ को जो है एक स्पेसिफिकली कंप्यूटर में कर सकते हो। एक ही कंप्यूटर है लेकिन हर एक टास्क को यहाँ पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो जो फादर ऑफ कंप्यूटर कवर किए हैं या फिर फादर ऑफ कंप्यूटर जो बोलते हैं वो चार्ल्स बैरेज को यहाँ पे बोले जाते हैं, जिसमें से टोटल 5 पार्ट्स यहाँ पे बनाए गए थे। जो एनालिटिकल कंप्यूटर उस समय डेवलप किए गए थे 1833 में, तो टोटल यहाँ पे 5 पार्ट्स को कॉपरेट किए गए थे, जिसमें से इनपुट यूनिट होगा, स्टोरेज भी होंगे, मिल होगा मतलब प्रोसेसर होंगे, क्योंकि प्रोसेस भी तो करना है, स्पीड भी तो चाहिए हमें, ये सब यहीं से तो आएगा। फिर कंट्रोल भी चाहिए और आउटपुट भी चाहिए। तो टोटल यहाँ पे 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पूरे कंप्यूटर को यहाँ पे बिल्ड किए गए थे। ठीक है। तो ये तो रहा यहाँ पे जितना भी स्पेसिफिकली जो है कवर हो रहे थे। लेकिन ये वाला जो टाइम फ्रेम देखोगे 1933 का टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ल्ड वार नहीं चल रहा था इस समय, तो वर्ल्ड वार यहाँ पे नहीं चल रहे थे, तो नॉर्मली जो बेसिक टास्क हैं उसके लिए यहाँ पे यूटिलाइज करते थे। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गए, जो कंप्यूटर का जनरेशन वहीं से जो है इतना जल्दी और इतना तेजी से डेवलप हुए, क्योंकि यहाँ पे मेन रीज़न भी रहे हैं इसको डेवलप होने का, जैसे कि चीपर थे, स्मॉलर रहे हैं, फास्टर रहे और स्पेशली यहाँ पे मोर रिलायबल रहे हैं। और ये सब देखने को मिला वर्ल्ड वार सेकेंड, क्योंकि 1942 है ना, 1941 इस समय का टाइम फ्रेम था जहाँ पे वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहे थे, और यहीं पे सबसे ज़्यादा जो है एडवांसमेंट देखने को मिला है कंप्यूटर्स का जनरेशंस का, जिसमें से जो फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे बिल्ड किए गए थे 1942 से 1955 के बीच जो है पूरा पहला जनरेशन चला। अब ये पहला जनरेशन का फीचर्स देखोगे ना, तो बल्कि देखो यहाँ पे फाउंडेशंस यहीं पे रखे गए थे। एक्चुअली जो मॉडर्न कंप्यूटर देखते हैं फाउंडेशंस यहाँ पे रखे गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें मेनली जो टेक्नोलॉजी यूज़ किए गए थे वो वॉल्यूम ट्यूब्स का यूज़ कर रहे थे, और वॉल्यूम ट्यूब्स का यूज़ अभी भी और किए थे। देखो यहाँ पे जब कवर किए हैं, जो पहला टाइम जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाए गए थे 1946 में, तो यहाँ पे भी वैक्यूम टिप्स का यूज़ किया करते थे, जो कि यहाँ पे 18,000 यूज़ किए हैं। तो अगर इस तरीके से इतना ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ कर रहे हो तो सीधी सी बात है इसका साइज़ जो है बहुत ज़्यादा होगा, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, प्लस एयर कंडीशनिंग यहाँ पे रिक्वायर होता था। अभी तो उतना ज़्यादा एयर कंडीशनिंग रिक्वायर नहीं होता है जिस तरीके से CPU चल रहे हैं, है ना, लेकिन उस समय होते थे। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मेमोरी का भी उतना कैपेसिटी भी नहीं है,
लेकिन यूज़ करते थे क्योंकि फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे चले हैं। और लैंग्वेज को अगर देखोगे तो मशीन लैंग्वेज यूज़ किया करते थे, बाइनरी लैंग्वेज जिस तरीके से अभी यहाँ पे यूज़ होता है। तो जो साइंटिफिक रिसर्च हो गया, फिर बिजनेस सिस्टम हो गया, वहाँ पे मेजरली यूज़ करते थे। एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर में। उसके बाद एग्जाम्पल में जैसे कि इनेक हो गया, फिर इनेक जो है फर्स्ट हो गया, फिर हार्वर्ड मार्क 1 हो गया, जो कि एक फर्स्ट जनरेशन का ही कंप्यूटर है। फिर आएगा सेकेंड जनरेशन जो कि 1955 से 1964 के टाइम फ्रेम में चले हैं। अब यहाँ पे लगा कि फर्स्ट जनरेशन में जितना भी फ्लॉप रहे हैं और जितना इंप्रूव करना चाहिए वो सेकेंड जनरेशन में किए, इसीलिए देखो यहाँ पे जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं इस वैक्यूम ट्यूब्स को ही रिमूव कर दिए और वैक्यूम ट्यूब्स के जगह यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज़ किए, क्योंकि ट्रांजिस्टर क्या होता है कि हीट को यहाँ पे टॉलरेट कर लेते हैं। टॉलरेट करने के साथ जो एक ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है ना कि जहाँ पे जो हीट है ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उन सब चीज़ को यहाँ पे कम किए जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा बिग स्क्रीन का बन रहे हैं, साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब इसके जगह हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। अब ये ट्रांजिस्टर थोड़ा सा यहाँ पे छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुए हैं, जैसे कि साइज़ छोटे हो गए, फिर हीट जो है बहुत ही कम लेने लगे, फिर रिलायबल हो गए, उसी के साथ पावर कंजप्शन भी हुआ, जो कि मेजोरिटी जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन हो गया, उसके बाद फाइल अपडेटिंग हो गया, कमर्शियल डाटा हो गया, इन सब चीज़ में यूज़ किया करते थे। फिर आएगा थर्ड जनरेशन जो कि 65 से 1974 के बीच चले हैं। इसमें से इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ करना स्टार्ट किए। ठीक है, यहाँ पे जो रैम का इंट्रोडक्शन है वो थर्ड जनरेशन से होना स्टार्ट हो गए थे। रैम का जनरेशन जो कि एक बहुत ज़्यादा स्मॉलर भी रहे हैं, फास्टर भी चले हैं, है ना, जो स्टोरेज है उसको इम्प्रूव किया और ज़्यादा रिलायबल भी रहे हैं। जो लैंग्वेज इस समय यूज़ किया करते थे थर्ड जनरेशन में वो है फॉर्ट्रेन और कोबोल। ये जो लैंग्वेज है इसको यूज़ किया करते थे। एग्जाम्पल जैसे कि IBM सिस्टम 360 हो गया, IBM सिस्टम जो है 370 हो गए, है ना, ICR 395 हो गए। तो ये सिस्टम का यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है और ये सिस्टम यहाँ पे बिल्ड किए गए थे थर्ड जनरेशन में। फिर जो फोर्थ जनरेशन आएगा जो 1975 से 1980 तक चले हैं, है ना, 5 ईयर में। इसमें से जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है उसका यूज़ करते थे और जो मिलियंस ऑफ कंपोनेंट स्टोर करने के लिए सिंगल चिप जो चिप होते हैं, क्योंकि अभी देखोगे तो जो चिप का साइज़ देखोगे तो बहुत ज़्यादा स्मॉल है, लेकिन स्मॉल होने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा था कि उसमें देखोगे बहुत ज़्यादा लाइनें देखने को मिलेगा, और वो लाइनें नहीं एक्चुअली वो कंपोनेंट है, मिलियंस ऑफ कंपोनेंट को वहाँ पे ऐड किए जाते हैं। तो जो फोर्थ जनरेशन में इसमें इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है इसको जब यूज़ किए तो इसका फीचर्स क्या निकला कि जो साइज़ है बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, है ना, कॉम्पैक्ट हो गए। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े जो वॉल्स हैं या फिर बहुत बड़े बड़े स्क्रीन का यूज़ करते थे वो सब यहाँ पे भी छोटे हो गए। फिर स्पीड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गए, रिलायबल तो होंगे। फिर डिफरेंट जो हार्डवेयर है उसका यहाँ पे कंपेटेबिलिटी होना स्टार्ट कर दिए थे। कंपेटेबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे मॉनिटर को यूज़ कर रहे हो, है ना, उसी के साथ कीबोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, माउस का यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंट जो हार्डवेयर है उसके साथ कंपेटेबल होना स्टार्ट किया और जो है ग्रोथ होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे फोर्थ जनरेशन में आते तक। जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ किया करते थे वो कुछ लैंग्वेज हैं जैसे कि कोबोल 74 हो गया, ADA हो गया, पास्कल हो गया, उसके बाद फॉर्ट्रेन 77 हो गया। ये सब कुछ लैंग्वेज हैं जिसका यूज़ करते थे। एग्जाम्पल जैसे कि IBM PC XT हो गया, एप्पल सेकेंड हो गया, इंटेल 4004 हो गया, जो कि यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में यूज़ करते थे। फिर आएगा लास्ट जनरेशन जो है फिफ्थ जनरेशन। अब ये जो फिफ्थ जनरेशन है जो कि 1980 से अभी तक जितना भी एडवांसमेंट हो रहे हैं वो सब फिफ्थ जनरेशन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, यह भी यूज़ करते हैं, ग्लोबल कनेक्टिविटी हो गए, ये सब यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहले नॉर्मली हाई स्पीड का बात करते थे, अब यहाँ पे अल्ट्रा स्पीड का बात करने लग गए। और जो फिफ्थ जनरेशन जो आया ना इसमें से जो स्पीड और जो मेजरली यहाँ पे जो फोकस लाए गए थे वो 3 ही पार्ट में लाए गए थे, हाई स्पीड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्लोबल कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसमें जो मेन टेक्नोलॉजी यूज़ किया करते थे वो है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसमें से मिलियंस टू, क्योंकि यहाँ पे जो VLSI है ना इसमें क्या होता था कि केवल यहाँ पे मिलियंस जो पार्टिकल्स हैं, मिलियंस जो यहाँ पे चिप्स हैं, जो लाइनें हैं उसका यूज़ करते थे। अब यहाँ पे बिलियंस यूज़ करेंगे, मतलब थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ गए, जिसमें से जो स्टोरेज है चाहे वो CD के फॉर्म में हो, इंटरनेट डेवलपमेंट है ना, ईमेल सिस्टम, WW जो वर्ल्ड वेब वाइड होता है, W वाइड वेब है, सॉरी वर्ल्ड वाइड,
वेब है, फिर ऑप्टिकल डिस्क का यूज़ करना स्टार्ट हो गया, स्मॉल लेवल में, पोर्टेबल लेवल में, प्लस हाई स्पीड सिस्टम जो डिज़ाइन करना हो गया, प्लस एट प्रेजेंट जितना भी चाहे मोबाइल फ़ोन्स हो गया है ना, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट हो गए, ये सब जो है अब बनना स्टार्ट हुए। लेकिन अभी इतना जो कॉम्पैक्ट शेप में हम लोग हर चीज़ को देख रहे हैं, चाहे मोबाइल हो चाहे पीसी हो, और इसका जब जब इसका स्टार्टिंग फेज आए हैं 1942 उस समय का देखो, अब कंपेयर करो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे एडवांसमेंट हुआ है ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांसमेंट देखने को मिला है। समझ आया? तो ये तो रहा सेकेंड क्लास, सेकेंड जो चैप्टर है इसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, हिस्ट्री और फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, है ना। आई होप कि यहाँ पे भी समझ आ गया होगा। अब क्या करेंगे, कुछ एल्गोरिदम है, कुछ फ्लो चार्ट है, कुछ नंबर सिस्टम, इसके बारे में अब थोड़ा सा यहाँ पे कवर करना है। हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए, है ना, पूछ लिए जा सकते हैं। तो ये टॉपिक को जो है अब थोड़ा सा अच्छे तरीके से भी कवर करना स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अब एल्गोरिदम के साथ। होता क्या है एल्गोरिदम? देखो एल्गोरिदम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को जो है स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना। जैसे कि जो है मैं यहाँ पे इनपुट दे रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे जो है मान लो कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया राइटिंग। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो लिख मैं तो यहाँ पे रहा हूँ, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप जो है इसको परफॉर्म लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख बस नहीं रहा हूँ, इसको प्रोसेस भी तो होना है। मैं तो नॉर्मली यहाँ पे लिख के छोड़ रहा हूँ, लेकिन सीपीयू के द्वारा क्या प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पहले पीपीटी में रनिंग होगा, इसके बाद जो है कैच मेमोरी कितना स्पीड है उसके हिसाब से हैंडल करेंगे, कि अब इसके बाद ये डिसाइड करेगा कि ये जो है परमानेंट मेमोरी में जाना है या फिर टेम्पररी मेमोरी में जाना है, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में जाना है कि सेकेंडरी मेमोरी में जाना है। तो इस तरीके के जो एक स्टेप बाय स्टेप करके जो प्रोसेस होता है, जो एक बेसिक्स काम को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। और प्रोग्रामिंग तो पता होगा कि क्या वो किसको बोलते हैं, प्रोग्रामिंग डिस्कस किए थे कि जो मल्टीपल फंक्शन है, सेट ऑफ जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसी को यहाँ पे प्रोग्रामिंग बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ के बारे में तो कवर कर चुके हैं। बस इसमें याद रखना जो नंबर सिस्टम है उसमें, क्योंकि नंबर सिस्टम का यहाँ पे बेसिकली वही मतलब है कि जो कंप्यूटर होते हैं वो नंबर के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी नंबर जिसे बोलते हैं, जो कि 0 से 1 तक यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। तो जो बाइनरी नंबर है इसका बेस यहाँ पे 2 होता है, जो कि 0 और 1 तक यहाँ पे डिजिट को यूज करते हैं। लेकिन एक बाइनरी नंबर भी यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होता, अदर भी नंबर है, जैसे कि एक को बोलते हैं ऑक्टल। ये जो ऑक्टल है इसका बेस यहाँ पे 8 होता है, ये 0 to 7 तक यूज करते हैं, 0 to 7 तक के जो नंबर है उसको यूटिलाइज करते हैं। फिर एक होता है डेसिमल, ये जो डेसिमल है ये पूरा इसका बेस जो होता है वो 10 होते हैं, ये 0 से 9 तक के नंबर को यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। फिर आता है हेक्साडेसिमल, ये जो हेक्साडेसिमल है ये 16 नंबर इसका बेस होता है, जो कि 0 to 9 तक तो यहाँ पे एक्सेस करते हैं, उसी के साथ ए से एफ तक। मतलब ये ऐसा नंबर सिस्टम है जहाँ पे एक तो नंबर का तो यूटिलाइज करेंगे हेक्साडेसिमल, उसी के साथ अल्फाबेट का भी यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। समझ पा रहे हो इस चीज को, नंबर सिस्टम स्पेशली हेक्साडेसिमल में, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, जिसमें से हमें अब कवर करना है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, सिस्टम है, उस सिस्टम को यहाँ पे ऑपरेट करना है। सिस्टम है जैसे कि पूरा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर को ऑपरेट करना है, इसको क्या बोले जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है, उसको कवर करते हैं। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक इंटरफेस होता है जिसमें से यूजर, क्योंकि मैं यहाँ पे पीपीटी में पढ़ा पा रहा हूँ, क्यों पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि बैक में ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है जिसको पूरे जो पीपीटी उसको ऑपरेट कर रहे हैं। सपोज करो एक टाइम के लिए ऐसा सोचो कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो पहले बात तो चलेगा नहीं, ठीक है, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मान लो कोई चीज़ ऐसे होते हैं, मान लो रनिंग हो गया, मान लो सीपीयू के थ्रू यहाँ पे चलना स्टार्ट कर दिए, तो केवल मैं है जो है एक ही बार में जो है एक ही टास्क को मैं परफॉर्म कर पाऊंगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो बस लिख सकता हूँ और कोई टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे लिखना है और लिखने के साथ बगल में जो है पीपीटी खोलना है, तो जब तक ये लिखने का काम परफॉर्म जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है ना, जब तक ये लिखने का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तब तक जो है सेकेंड वाला जो पीडीएफ है ये ओपन ही नहीं होगा। मतलब बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही बार में एक ही काम को परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन जब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है तो यहाँ पे मैं लिख भी पा रहा हूँ, पीडीएफ भी ओपन कर सकता हूँ, है ना, मल्टीटास्किंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो विदाउट ये देखो यहाँ पे नो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन कंप्यूटर। तो इसीलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कि यूजर फ्रेंडली इंटरफेस यहाँ पे होते हैं, और कई यहाँ पे जो
मैनेज जो किए जाते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कहाँ पे स्टोरेज होते हैं, सी ड्राइव में। और सी ड्राइव किसका पार्ट है, मेमोरी का पार्ट है, सीपीयू का पार्ट है। समझ पा रहे हो इस चीज को। लेकिन अधिकतर जो यहाँ पे देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से इनबिल्ड कैलकुलेटर, वेब ब्राउजर है ना, वीडियो प्लेयर, ये सब ऑलरेडी आते ही रहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे कि लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया है ना, गूगल क्रोम ओएस हो गया, मैक ओएस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ये कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कुछ मेजर फंक्शन इसका सिंपल सा है कि जो मैनेजमेंट है, जो मेमोरी है, उसको मैनेज करना, ये पहले। क्योंकि अल्टीमेटली जब हम लोग कोई पीडीएफ या फिर कोई फाइल्स को जब हम लोग ओपन करते हैं, तो ये किसका परमिशन लेते हैं, रैम का, मेन रैम है इसका। तो इसको मैनेज किसके द्वारा किए जाएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यहाँ पे मैनेज किए जाते हैं। इसके वजह से जो इफिशियंसी है वो यहाँ पे बढ़ जाते हैं, और जो एक प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट करने में भी बहुत ज़्यादा योगदान जो देते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोसेस करना, मैनेजमेंट को प्रोसेस करना हो गया, या फिर प्रोसेस को कोई शेड्यूल करना है तो उस केस में यहाँ पे किए जाते हैं। फिर डिवाइस को पूरा मैनेज करना हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया है, प्लस उसी के साथ डिवाइस में जितना भी ड्राइवर है, चाहे वो वाईफाई का ड्राइवर हो, साउंड का हो, ये सब चीज़ को मैनेज किए जाते हैं। फाइल मैनेजमेंट हो गए है ना, उसी के साथ सिक्योरिटी मैनेजमेंट है, सिस्टम परफॉर्मिंग मॉनिटर है, फिर एरर डिटेक्टिंग एड्स हो गया, जिसका हम लोग बोलते हैं ट्रबल शूट बोलते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को देखोगे तो कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे पाए जाते हैं, टाइप्स तो अलग हैं। लेकिन यहाँ पे जो पहला जो टाइप्स है वो है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, जो कि एक वर्किंग मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग कवर करते हैं, जो मल्टी फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं, वो उसे हम लोग यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम बोलते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग यहाँ पे होता है कि इसमें जो है ये जो पीसी है, इसमें से जो है ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि अगर मैं पहला कोई सॉफ्टवेयर क्रोम खोल रहा हूँ तो क्रोम भी खुल जाएगा एक ही बार में। बगल में जो है अदर जैसे पीडीएफ ओपन कर रहा हो तो पीडीएफ भी ओपन हो जाएगा। अगर मैं पावर पॉइंट ओपन कर रहा हूँ तो पावर पॉइंट भी ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इस कंप्यूटर में ना लगा हुआ होता तो मैं एक बार में एक ही चीज़ को ओपन कर पाता, उसके बाद जो है सेकेंड ओपन होता। तो जो मल्टी प्रोग्रामिंग बोले गए हैं ना, यहाँ पे मल्टी फंक्शंस या फिर मल्टी टास्किंग को यहाँ पे परफॉर्म जो किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही करते हैं। तो पहला ये जो है समझ आ गया। फिर जो टाइम शेयरिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे बोले जाते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअसली यहाँ पे रनिंग में होते हैं। ठीक है, एक फाइल बंद किया सेकंड ओपन हो सकता है, सेकंड बंद करोगे थर्ड ओपन हो जाएगा, इस तरीके से। प्लस मल्टी प्रोसेसर भी यहाँ पे किए जाते हैं, क्योंकि एक सीपीयू के साथ डिफरेंट मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हो, है ना। जैसे यहाँ पे 2 मॉनिटर लगा हुआ है तो एक ही सीपीयू तो एक ही है, लेकिन मॉनिटर तो 2 है यहाँ पे। तो मल्टी प्रोसेसर इस तरीके से कवर करते हैं। फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इम्बेड करना हो गया, क्योंकि अपने हिसाब से भी इसको डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये कुछ टाइप्स हैं, है ना, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, जिसमें से पहला है iOS, जो कि एप्पल का है। इसे डेवलप किए गए हैं एप्पल के द्वारा, और मोस्टली जितना भी जो स्मॉलेस्ट जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आईफोन हो गया, आईपैड हो गया, है ना, जो टच हो गया, तो इस सब चीज़ में इस तरीके के जो एप्पल का iOS है उसको यूज़ करते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे सिक्योरिटी है इस तरीके से बताए जाते हैं, जो कि एक VPN सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ये सब चीज़ को जो है प्रोवाइड करने का काम करते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। अब हर एक जो iOS होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसका फंक्शंस भी अलग होंगे, है ना, हर चीज़ यहाँ पे डिफाइन होते हैं। फिर एक होता है एंड्रॉयड, जो कि एक लिनक्स बेस्ड है। इसे डिज़ाइन किए गए और स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं स्मार्टफोन और टैबलेट्स के लिए, जिसमें से जो टच होते हैं ना, तो टच स्क्रीन के थ्रू पूरा काम किए जा सके, जो कि SMS हो गया, MMS हो गया, मल्टी लैंग्वेज हो गया, इन सब चीज़ को जो है सपोर्ट करते हैं एंड्रॉयड। फिर नेक्स्ट एक और टाइप आता है जो कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्चुअली ये जो है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेरेंस है, जो कि एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब एक ही पर्सन से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़ हो गया, इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि डिफरेंट यूज़र यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस कंप्यूटर को रन करूँगा तो मेरे लिए मैं एक पर्सनल यूज़र हो गया इसका, और दूसरा पर्सन अगर इसको यूटिलाइज करेंगे तो दूसरा जो है उसका अदर यूज़र हो जाएगा।
है ना। तो मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ तो सेकंड पर्सन का यूजर में नहीं स्विच कर पाऊंगा, कर पाएंगे, है ना। आईडी पासवर्ड जो होता है जो भी है उसका प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं ना वो यूज स्पेसिफिकली मैं ही कर पाऊंगा। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एक कमांड बेस्ड होते हैं, CMD टाइप करना। इसमें क्या होता है, पहले बात तो इसमें माउस भी रनिंग नहीं होगा, तो नॉर्मली जो कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के ही थ्रू यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं, न ये आइकॉन को सपोर्ट करते हैं, न ही ये माउस जो होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं। अब ये भी कई तरीके के DOS आते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे वो MS का हो, है जिसे माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बिल्ड किए गए हैं, चाहे PC का हो जिसे IBM के द्वारा बिल्ड किए गए हैं, चाहे वो एप्पल का DOS हो। और ये कंप्यूटर में, हर एक कंप्यूटर में देखने को मिलता है, CMD के थ्रू ओपन किए जाते हैं। तो जो DOS है, जो कि एक सिंगल यूजर फ्रेंडली होते हैं, कमांड लाइन बेस्ड इंटरफेरेंस होते हैं, लाइट वेट होते हैं, है ना, मल्टीटास्किंग जो है यहाँ पे परफॉर्म आसानी से किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है BIOS। BIOS मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जिसमें से नॉर्मली जो इनपुट आउटपुट वाला जो काम चलते हैं उसमें किए जाते हैं, जो मदरबोर्ड के साथ ये कनेक्ट होते हैं। और जिसको विंडो का फुल फॉर्म ना पता हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, W का यहाँ पे वाइड है, I का इंटरेक्टिव, N का नेटवर्क, है ना, D का डेवलपमेंट, O का ऑफिस, W का वर्क और S का सॉल्यूशन। बाकी विंडो क्या है सबको पता है, वन लाइनर यहाँ पे है, जस्ट इसको कवर करना है, ये भी एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। बाकी कुछ शॉर्टकट की भी है विंडो का, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्टकट की हो गया, ये सब अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया थर्ड जो चैप्टर है। अब इंटर करते हैं फोर्थ चैप्टर के थ्रू। और ये फोर्थ चैप्टर में हमें कुछ नहीं करना है, केवल जो उसका एब्रीविएशन है, जो शॉर्ट फॉर्म है उसको कवर करना है। शॉर्ट फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो पूरा शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि IBR हो गया, एवरेज बिट रेट हो गया, है ना। इस तरीके के जितना भी यहाँ पे जो शॉर्ट फॉर्म लिखे गए हैं, ये पूरा शॉर्ट फॉर्म को अपने को एटलीस्ट पता होना चाहिए, है ना। ये जो पूरा PDF है टेलीग्राम चैनल में तो अपलोड हो ही जाएगा, तो वहां से जो है इसको एक बार डाउनलोड करके अपने से इसको कवर करना है, ठीक है। चलो अब जो है लास्ट में कवर करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और यहाँ से क्वेश्चन आता है ना। 2025 में यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि एक्चुअल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका मीनिंग क्या होता है ना। ये समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो चैप्टर हो समझ आ जाएगा। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका सिंपल सा मीनिंग है, ये होता है कि जैसे हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं, तो इनपुट दे रहे हैं तो कैसे समझेगा कंप्यूटर की इस जो पर्टिकुलर इनपुट है ये दिए गए हैं, है ना। जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ तो पता चला वहाँ पे दूसरा टाइप हो रहा है, तो ये सब कौन या फिर किसके द्वारा यहाँ पे सॉल्व होने वाला है, ये लैंग्वेज के द्वारा होगा। तो जो यहाँ पे कंप्यूटर होते हैं, CPU होते हैं, इसमें डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो, चाहे C++ हो, चाहे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इस तरीके से, ठीक है। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू राइट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्रोग्राम दैट टेल अ कंप्यूटर व्हाट टास्क टू परफॉर्म, है ना। हम लोग यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं तो कौन से टास्क को परफॉर्म करना है, ये कैसे पता चलेगा, ये लैंग्वेज के थ्रू पता चलेगा। और उसी लैंग्वेज को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे 3 कैटेगरी में दो पार्ट में इसको जो है डिवाइड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। जो एक पार्ट होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, इसको बोले जाएंगे लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। जो सेकेंड पार्ट होगा, इस सेकेंड पार्ट को बोले जाएंगे हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 2 पार्ट हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज हैं, इसमें से क्लियरली डिफाइन समझना। अभी तक जो है हम लोगों ने कंप्यूटर को जब जनरेशंस को कवर किए हिस्ट्री में, तो टोटल 5 जनरेशन कवर किए हैं। तो शुरू के जो 2 जनरेशन है, वो 2 जनरेशन एग्जाम्पल है लो लेवल लैंग्वेज का, क्योंकि इसलिए यहाँ पे दोनों जो लेवल हैं, पहला जनरेशन और सेकेंड जनरेशन, ये एग्जाम्पल लो लेवल का इसलिए है क्योंकि लो लेवल में जो लैंग्वेज यूज़ किए जाएंगे वो अदर लैंग्वेज में पढ़ नहीं पाओगे। मतलब जो लो लेवल में जो लैंग्वेज यूज़ किए गए हैं वो केवल मशीनरी तौर पर यूज़ किए गए हैं। अगर इंसान को अगर समझना है तो लैंग्वेज नहीं कवर या फिर नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर हाई लेवल लैंग्वेज देखोगे, जो बच गए 3 जनरेशन उसमें यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे इंसान जो है समझ सकते। इसीलिए तो देखे होंगे कि डिफरेंट जो IIT या फिर IT जो कर रहे हैं, IT बोल रहा हूँ, ठीक है, IT नहीं, तो उसमें जो लैंग्वेज सीखे जाते हैं तो इसी तरीके के तो लैंग्वेज कवर करते हैं।
तो जो लो लेवल लैंग्वेज है इसमें से केवल 2 ही जनरेशन आते हैं, फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। तो जो फर्स्ट जनरेशन है ये केवल मशीन लैंग्वेज है, इसी को यहाँ पे कवर कर पाते हैं। सेकेंड जनरेशन है ये केवल असेंबली लैंग्वेज को ही यहाँ पे कवर कर पाते हैं। लेकिन जो बच गए 3 जो लैंग्वेज है ना, 3 जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो जो थर्ड जनरेशन है वो कुछ यहाँ पे लैंग्वेज यहाँ पे लिखे गए हैं, याद रखना है। फिर फोर्थ जनरेशन में ये कुछ पार्टिकुलर लैंग्वेज यूज़ किए गए हैं, और जो फिफ्थ जनरेशन इसमें एक कुछ पार्टिकुलर लैंग्वेज को यूज़ किए गए हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके जो लो लेवल लैंग्वेज है और जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको थोड़ा सा कवर करते हैं। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है जो कि एक मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज है, ठीक है। अगर एक ये देखो 2 मशीन है टोटल, अगर ये मशीन में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो ये जो सेकंड मशीन में जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो दोनों अलग अलग होगा। ये पहला लैंग्वेज जो है ये सेकंड लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा। मान लो दोनों सीपीयू है तो ये वाला पहला सीपीयू सेकंड सीपीयू के लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, और जो सेकंड सीपीयू है पहला सीपीयू के लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे। हालांकि दोनों मशीन ही है, दोनों ही यहाँ पे जो है लर्निंग है, दोनों ही सीपीयू है, दोनों ही मशीन है, लेकिन आपस में एक दूसरे के लैंग्वेज भी को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए तो इसको लो लेवल लैंग्वेज बोले गए हैं। ठीक है, जिसमें से इस तरीके के कुछ कोड वर्ड को यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसमें कोई ट्रांसलेटर का रिक्वायरमेंट नहीं होता। एक होता है असेंबली लैंग्वेज जो कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी जिसमें से जो मेनोइक जो कोड होते हैं उसको ही यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जितना जो कॉम्प्लेक्स मशीन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उतना कॉम्प्लेक्स ये नहीं है। जो असेंबली लैंग्वेज है वो एज़ कम्पेयर टू इस तरीके से जो मशीन लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, जटिल है, लेकिन असेंबली लैंग्वेज उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे कि MOC हो गया, ADD हो गया, SUB हो गया, जो कि फेमस एग्जाम्पल है असेंबली लैंग्वेज का। फिर नेक्स्ट है हाई लेवल लैंग्वेज। ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें से सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, फॉर्ट्रैन हो गया, पास्कल हो गया, जावा हो गया, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज है। जिसमें से कुछ एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं, जैसे कि फॉर्ट्रैन हो गया। ये जो फॉर्ट्रैन जो कि फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कवर करते हैं, PYQ याद आ गया। तो फॉर्ट्रैन इसे जो है 1957 में बिल्ड किए गए थे, ठीक है, IBM के द्वारा, उसके टीम के द्वारा इसको बिल्ड किए गए थे। फिर नेक्स्ट है कोबोल। कोबोल जो कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जो कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये बिजनेस ओरिएंटेड है। इसे 1959 में डेवलप किए गए थे बाय द बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग, है ना, इसे जो है बिजनेस डाटा प्रोसेसिंग के लिए ही यूज़ किया करते थे। फिर नेक्स्ट है बेसिक। बेसिक जिसे जो बिगनर हो गया या फिर ऑल पर्पस के लिए यहाँ पे बिल्ड किए गए थे 1964 में। किसके द्वारा बिल्ड किए गए थे? कुट्स और केमिनी जो है इसके द्वारा बिल्ड किए गए थे, क्रिएट किए गए थे, लेकिन डेवलप बाद में यहाँ पे किए गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। नाम ही इसका जो है बेसिक है, तो इजी टू लर्न है। जनरल पर्पस के लिए इसको जो है इस लैंग्वेज को यूज़ किया करते थे। फिर आएगा पास्कल। पास्कल 1970 में इसको बिल्ड किए गए थे, जो कि एज अ इंपीरियल और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ही तौर पे यूज़ करते थे। नेक्स्ट आएगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे डेवलप किए गए थे 1972 में बाय दी डेनिस रिचेल के द्वारा, और कुछ लेबोरेटरी रहे हैं उसका, वहाँ पे इसको डेवलप किए गए थे। और मेनली जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए यहाँ बनाए गए थे ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जिसमें से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको कंसीडर किए जाते हैं। और ये कॉम्प्लियर बेस्ड लैंग्वेज है, प्रोसीजर और उसी के साथ स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जो कि नॉर्मल जो सिस्टम प्रोग्राम है जो रनिंग होते हैं उसके लिए यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। फिर आएगा C++ लैंग्वेज, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है। ये भी 1980 में डेवलप किए गए थे, है ना, बजनाने के द्वारा इसको जो है डेवलप किए गए थे, जो कि नॉर्मली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और नॉर्मल जो जनरल पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं C++ लैंग्वेज का। जो नॉर्मली सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हो गया उसके लिए यूज़ करते हैं, गेम डेवलपमेंट हो गया, प्लस सिस्टम एप्लीकेशंस हो गए, तो इन सब के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो C++ लैंग्वेज होता है। फिर नेक्स्ट है जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज ये हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जो प्लेटफॉर्म बनाना हो गया उसके लिए जावा लैंग्वेज का यहाँ पे यूज़ करते हैं। और इसे जो है रीनेम भी यहाँ पे इनिशियली किए गए थे डिफरेंट, बाकी जो डेवलप किए गए थे 1995 में जॉसलिंग के द्वारा इसको जो है डेवलप किए गए थे, ठीक है। बाकी बस ये सब चीज़ को तो कवर कर चुके हैं, जितना भी यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं। देखो जनरेशन कवर किए हैं, लेकिन उसके साथ वहाँ पे लैंग्वेज के बारे में कवर किए थे, लेकिन यहाँ पे पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनरेशन लिखा हुआ है।
वहाँ पे कंप्यूटर का जनरेशन कवर किए थे, यहाँ पे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जनरेशन है। सेम वहाँ पे जब हम लोग जनरेशन कवर कर रहे थे तो वो कंप्यूटर का जनरेशन है। इसी तरीके से जो है यहाँ पे भी टोटल 5 जनरेशन आए हैं। ठीक है, पहला जनरेशन जिसमें से मशीन लेवल है, बताया था 0 से 1 यूज़ करते थे। सेकंड जनरेशन है जिसमें से असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किए हैं। फिर थर्ड जनरेशन में जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं जैसे कि सी हो गया, फोर्ट्रेन हो गया, जावा हो गया, इसका यूज़ करना स्टार्ट किए। फोर्थ जनरेशन में जो डाटाबेस प्रोग्रामिंग है, स्क्रिप्ट हैं जैसे कि पाइथन है, पर्ल हो गया, रूबी हो गया, क्यूएसएल हो गया, मतलब हो गया, इन सब का जो है लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट किए। फिर जो फिफ्थ जनरेशन आया, लास्ट जनरेशन, जिसमें से जितना भी हाई लेवल जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना स्टार्ट किए, जैसे कि मरकरी हो गया, प्रोलॉन्ग हो गए, ठीक है, लिस्प हो गए, इन सब चीज़ का समझ आ गया। ठीक, तो ये हो गया पूरा फाइनली कंप्लीट जीके, सॉरी कंप्लीट यहाँ पे जीके तो नहीं, हाँ जीके का ही पार्ट है लेकिन एक्चुअल में एक कंप्यूटर है, तो कंप्लीट कंप्यूटर को यहाँ पे कवर किए हैं। जिस तरीके से पूछे जाते हैं जैसा आ सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में इसका PDF जो है कवर हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके एटलीस्ट इसको रिवाइज करना। यहाँ पे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है इसका, जितना टाइम जो है नोट्स बनाने में जाएगा उतना टाइम तो इसको रिवाइज कर लोगे। तो इसको यूटिलाइज कैसे करें, तो यूटिलाइज ऐसे करना कि हाइलाइटर ले लेना, हाइलाइटर से नॉर्मली हाईलाइट करना। बाकी इस तरीके से पूरा यहाँ पे ब्लैंक भी तो है, अगर लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा हमें ऐड करना चाहिए तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं, है ना, ऐसे जरूरत तो नहीं होगा, लेकिन अगर अपने से कुछ चीज़ लगता है तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो नोट्स बनाने की क्या ज़रूरत। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।